पहला है विविध क्षेत्रों में नैतिक दुविधाएं, पर्सनल लाइफ में हित और नैतिक मूल्य, हित और नैतिकता। नैतिकता और नैतिकता, इसमें क्या अंतर? देखो, एक हो सकता है कि एक तरफ नैतिक बात हो, एक तरफ आपका पर्सनल इंटरेस्ट हो, हित हो। जैसे कितना सिंपल सा है, महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं, आपके पैसे खत्म हो गए हैं, ठीक, और एक दिन पता लगा जिस मेस से खाना आता था, टिफिन आता था, उस मेस में 2 दिन छुट्टी हो गई है। अब 2 दिन बाहर खाना, रेस्टोरेंट में, ढाबे में खाना है, जो कैश पेमेंट से होता है। उसका मंथली सिस्टम नहीं है तो डेली सिस्टम है। और महीने के आखिरी 3 दिन है, पैसे हैं नहीं। पापा से कहने का मन नहीं कर रहा है इस समय, क्योंकि जब भी आप ऐसी बात बोलते हैं वो थोड़ा तनाव में आ जाते हैं। अब मैनेज कर रहे हैं किसी तरह से और पैसे हैं नहीं। यही सोचते सोचते आप चल रहे थे, रास्ते में थोड़ा सा अंधेरा था, अचानक सामने वाले का पर्स नीचे गिर गया और वो बेख्याली में आगे जा रहा है। अब पर्स गिरा आपके सामने, वो चला गया आगे, आपने पर्स उठाया, आपने सोचा कि आवाज लगाने से पहले देख तो लूं कितना माल है। फिर आपने देखा कि गुलाबी गुलाबी नोट बहुत सारे हैं, 2-2 हजार के, 10-20 नोट हैं, 2 महीने का खर्चा निकल सकता है आपका। अब और आखिरी दिन भी है महीने की, कड़की भी चल रही है, सुपर कड़की चल रही है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, पैसा है नहीं, सामने ढाबा दिख रहा है सुंदर सा खाना खाने के लिए। अब 3 ऑप्शंस हैं। पहला, आप पर्स को चुपचाप अपनी जेब में रखें और मन में कहें पापी पेट का सवाल है, और सारी नैतिकता पेट भरने के बाद आती है, उसके पहले कोई नैतिकता काम नहीं करती है, मजबूरी है, क्या करें। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप दिल पे पत्थर रख के उस व्यक्ति को जोर से आवाज दें, वो आए और आप उसको पर्स दें और कहें कि आप इसको ले जाइए, ये गिर गया था। और ऐसे टाइम पे गिराया मत करो यार, थोड़ा दिक्कत होती है। और वो पर्स ले जाए, थैंक यू बोल के, उसने कुछ बख्शीश भी नहीं दिया, ऐसे ले गया पर्स। देखिए, बख्शीश बुरा शब्द है ना, इनाम कह लीजिए, कोई बात नहीं। एक तीसरा ऑप्शन भी है, अपने काम का एक आध नोट निकाल लीजिए जिससे आखिरी 4-5 दिन काम चल जाए, और जोर से आवाज दीजिए। आदमी इतना बेशर्म नहीं होता कि आपके सामने गिनेगा कि कितना है, ये मान ही लेगा कि आवाज दे के बुलाए, ठीक ही होगा। अपने काम का पैसा निकाल लीजिए, बाकी दे दीजिए। तो आप इनमें से कौन सा विकल्प चुनेंगे? पहला विकल्प है कि अपनी जेब में रखा और राम नाम सत्य है कर लिया। चुनेंगे पहला विकल्प? कितने लोग पहला चुनेंगे? हाथ खड़ा करें। कितने लोग दूसरा विकल्प चुनेंगे कि वापस दे देंगे उसको? और कितने लोग एक आध नोट निकाल के बाकी वापस कर देंगे? अच्छा, ज्यादा लोग इससे समर्थन में है। अच्छा, मतलब हम ईमानदार रहेंगे लेकिन फ्लेक्सिबल रहेंगे, थोड़ा कस्टमाइज्ड ईमानदारी। तो कस्टमाइज्ड क्या बोलते हैं इसको? इंटीग्रिटी। तो देखो, ये जो डायलेमा है आपके मन में आया, इस डायलेमा में एक तरफ है नैतिक मूल्य, एक तरफ है आपका फायदा। तो जब आपके फायदे और आपके नैतिक मूल्य में कॉन्ट्रडिक्शन हो तो बोलेंगे डायलेमा नंबर 1। डायलेमा नंबर 2 क्या होता है? जहां आपका फायदा नहीं है, एक नैतिक मूल्य यहां है, एक नैतिक मूल्य यहां है, इन दोनों में से किसी एक को मैनेज कर सकते हैं, ऐसी स्थिति है। अब इसी स्थिति को आगे बढ़ा लीजिए कि आपके पास खाने की एक वस्तु है, आप खा चुके हैं और आप किसी को देना चाह रहे हैं, दान देना चाह रहे हैं, और वहां पर 2 ऐसे लोग मिल गए जो दोनों ही उससे सुपात्र हैं। एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति है जो शायद अपने घर से बेदखल हो चुका है, एक छोटा सा बच्चा है जो जिसको देख के लग रहा है कि बहुत समय से नहीं खाया है, उस बूढ़े को देख के भी लग रहा है कि बहुत समय से नहीं खाया और उसकी जिंदगी खत्म ना हो जाए कहीं। खाने की वस्तु एक ही है, दूसरी खरीदने के पैसे हैं नहीं आपके पास, है ना? वो सब दिमाग में लगाना कि खरीद के लेंगे, वो सब मत करना। एक ही है और वो डिविजिबल नहीं है कि आप डिवाइड कर देंगे, बांट के आधा नहीं कर सकते। वो एक ही है, ऑर्गेनिक यूनिटी में है, उसको बांट के आधा नहीं कर सकते, एक को ही दे सकते हैं। अब आपके मन में जो दुविधा है वो नैतिकता बनाम नैतिकता है कि मैं एक भूखे बच्चे का पेट भरूं या एक बहुत बूढ़े व्यक्ति की सहायता करूं, ये दुविधा है। तो ये प्रश्न किसका था? इन दोनों में जो डिफरेंस नहीं समझ में क्या? तो एक मामले में मैं अपना फायदा चुनूं या नैतिकता चुनूं, दूसरे मामले में मैं नैतिकता ही चुनूंगा पर मैं ये वाली नैतिकता चुनूं या ये वाली नैतिकता चुनूं, ये डायलेमा हो जाता है। स्पष्ट एकदम? चलिए, चलो शुरू करो। टॉपिक नंबर 6, ट्रस्ट। हाँ, ट्रस्ट पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। अयोध्या में जो ट्रस्ट बनेगा पब्लिक ट्रस्ट बनेगा। नहीं, जो पब्लिक ट्रस्ट होता है उसमें भी व्यक्ति ही काम करते हैं। ट्रस्ट का मतलब सिर्फ इतना हुआ कि उस ट्रस्ट की जो मूल पूंजी है वो कौन उसमें डिपॉजिट करेगा। अगर सरकार अपने अकाउंट से करेगी तो वो पब्लिक ट्रस्ट हो गया, अगर प्राइवेट सेक्टर करेगा तो प्राइवेट ट्रस्ट हो गया। सरकार के पास ये ऑप्शन होता है कि पब्लिक ट्रस्ट बनाए लेकिन उसमें प्राइवेट डोनेशंस को भी अलाउ कर दे उसके बाद। लेकिन ट्रस्ट बनाया किसने, मूल पूंजी किसने दी, इससे तय होता है कि वो ट्रस्ट पब्लिक है या प्राइवेट ट्रस्ट है। तो मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे ख्याल से पब्लिक ट्रस्ट का मामला है अयोध्या वाले में। अयोध्या के मामले में आपने स्टडी किया होगा, मूल धन कौन दे रहा है, सरकार दे रही है, प्राइवेट को बड़ी दे रही है?
सरकार दे रही है ना, तो पब्लिक ट्रस्ट है। अगर मान लीजिए अयोध्या की कोई संस्था दे रही होती, राम जन्मभूमि ट्रस्ट दे रहा होता, न्यास दे रहा होता, तो प्राइवेट ट्रस्ट हो जाता। अगर सरकार दे रही है पब्लिक ट्रस्ट है। चलिए, नहीं दोनों अगर देंगे ना तो सवाल है कि मूल पूंजी कौन दे रहा है, उसके बाद तो कोई भी दे सकता है। ट्रस्ट कैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कोई स्कूल है, स्कूल आमतौर पर जो भी होते हैं ट्रस्ट या सोसाइटी में काम करते हैं। कैसे काम करते हैं देखो, ट्रस्ट और सोसाइटी में मूल अंतर यह है कि ट्रस्ट में जो सेटलर होता है, सेटलर वो व्यक्ति है जो ट्रस्ट शुरू करता है और जो अपना कोई ना कोई धन उसमें लगाता है सामाजिक कार्य के लिए, प्रॉफिट के लिए नहीं। फिर वो ट्रस्टी बनाता है कि आप लोग मिलकर एक डीड बनती है, ट्रस्टीशिप डीड बनती है, जिसमें लिखा होता है कि इन ट्रस्टीज के पास क्या क्या अधिकार होंगे, क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी, समाज के किन वर्गों के हित में इस पैसे का यूज करना है, वो सब लिखा होता है। फिर वो ट्रस्टी लोग मिलकर फैसला करते हैं। जब भी मीटिंग करते हैं, एक वो मिनट्स ऑफ मीटिंग बनते हैं, जो भी प्रस्ताव पास होता है, रेजोल्यूशन बनता है, उस रेजोल्यूशन पर सबके साइन होते हैं। उस आधार पर बैंक अकाउंट से सारा काम होता है, एक बैंक अकाउंट काम करता है उसका। अब मान लीजिए किसी ट्रस्ट में किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए बेसिक अमाउंट दे दिया। अब इससे स्कूल कैसे चलेगा, स्कूल तो ज्यादा अमाउंट वाला मामला है। तो ये क्या करेंगे, ये बेसिक अमाउंट है, लेकिन ट्रस्टीज ऐसी योजनाएं बनाएंगे कि हम इस ट्रस्ट के माध्यम से और भी पैसा इकट्ठा कर सके, चाहे कहीं से भी करें। तो क्या करेंगे, जैसे स्कूल शुरू किया तो जो बच्चों की फीस का अमाउंट होगा, सारा फीस का अमाउंट इस अकाउंट में जाएगा, वो इसे खर्चा करेंगे, सैलरीज देंगे, इंफ्रा बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन अगर कुछ बचेगा तो प्रॉफिट नहीं होगा, वो पैसा ट्रस्ट में ही रहेगा, फिर से निवेश होगा और उसी पर्पस के लिए होगा जो पर्पस ट्रस्ट डीड में लिखा हुआ है। स्पष्ट हुआ? तो ट्रस्ट में ओरिजिनल पैसा किसने लगाया, इससे पता लगता है कि ट्रस्ट किस नेचर का है। बाद में उस डीड में लिखा होता है कि वो पैसे का कलेक्शन कहां कहां से कर सकते हैं। तो जैसे इसमें पब्लिक ट्रस्ट है और भारत सरकार ने संचित निधि में से मान लीजिए कि 10 करोड़ रुपए उसमें निवेश कर दिया, ठीक है। उसकी डीड में शायद ये लिखा होगा कि यदि ये ट्रस्ट चाहे तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से भी चंदा ले सकता है। अगर ऐसा लिखा होगा तो भारत का या विदेश का कोई भी व्यक्ति अगर राम मंदिर के लिए पैसा देना चाहे तो अकाउंट होगा, उस अकाउंट में पैसा शिफ्ट कर दीजिए, उसकी रसीद मिलेगी आपको। पर ट्रस्ट उसके बाद भी रहेगा पब्लिक ट्रस्ट, क्योंकि वो जो मूल राशि है और जिस विधि के तहत बना है वो पब्लिक ट्रस्ट की विधि है। सोसाइटी में ऐसा पैसा नहीं होता। सोसाइटी में 7 लोग जुड़ते हैं, वो पैसा इकट्ठा करते हैं, अपना पैसा नहीं लगाते हैं, समाज से ही पैसा लेके समाज के लिए ही काम करते हैं। ये सोसाइटी का तरीका होता है। चलो भैया, आप में से कोई मध्य प्रदेश की परीक्षा दे रहे हैं क्या? कितने लोग दे रहे हैं? अच्छा ठीक है। इथिकल डायलेमा हम लोग पढ़ चुके थे, उसके अंदर मैंने कहा था कि इथिकल डायलेमा 3 क्षेत्रों में देख सकते हैं। एक हो सकता है पर्सनल लाइफ में, वो हम डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। दूसरा था प्राइवेट लाइफ, और प्राइवेट लाइफ भी ऑलमोस्ट हो ही गया था। सॉरी, प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस या प्राइवेट सेक्टर कह दीजिए। और तीसरा था जो पब्लिक सेक्टर है या सरकारी संस्थान है, उसमें क्या डायलेमा हो सकता है। तो जहां तक निजी क्षेत्र की बात थी, प्राइवेट सेक्टर की बात थी, उसमें मैंने 2 बातें कही थी कि एक तो हो सकता है उसमें ऑनर्स को, जो उसके मालिक लोग हैं, एक हो सकता है उसके एम्प्लॉइज को। तो उसके जो ऑनर्स या डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं उनके डायलेमा क्या है, और एम्प्लॉइज के यानी कि कर्मचारियों के डायलेमा क्या क्या है, ये बात होनी थी। उसमें एक छोटा सा डायलेमा और भी सोच के देखिए, वो होता है स्टाफ को लेकर। द स्टाफ के साथ ये है कि उसकी भी जरूरतें हैं, परेशानियां उसकी भी हैं, कंपनी की अपनी परेशानियां भी होती हैं। मार्केट की जो स्थिति है आपको अच्छे से पता है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत बड़ा है, और ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी अनऑर्गेनाइज तरीके से काम करना बहुत मुश्किल काम नहीं होता है। मैंने आपसे पहले कहा ना कि बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे स्कूल कॉलेज ऐसा करते हैं कि जिनको रखते हैं काम पे उनको चेक देंगे 40,000 50,000 का, लेकिन उनसे कैश में वापस लेंगे 30,000 रुपए। और क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि जिस व्यक्ति को इस तरीके से कम 20,000 रुपए मिल रहे हैं उसको बाहर 20 भी नहीं मिलेंगे कहीं पर, इसलिए वो उस 20 के लिए भी तैयार है। तो साइन 50 पे करेगा, टैक्स 50,000 का पे करेगा, लेकिन उसको मिलेगा 20,000 रुपए। ये खूब चलता है, ये कोई मतलब रेयर बात नहीं है, ये हमारे समाज में सामान्य बात है। अब कंपनी के ऑनर के सामने या प्राइवेट सेक्टर में किसी भी ऑनर के सामने एक समस्या ये है, दुविधा ये है कि वो अपने स्टाफ को जो सुविधाएं देनी है वो लीगल और इथिकल तरीके से दे, या मार्केट नॉर्म्स के माध्यम से, या मार्केट में जो नॉर्म चल रही हैं उनके स्तर पर दे। अच्छा, स्टाफ की स्थिति है कि स्टाफ तो कोई भी व्यक्ति चाहता ना, हर व्यक्ति तो आपको थॉमस हॉब्स की संतान ही है, उसे जहां फायदा मिलेगा वो चाहेगा कि उसको वो मिल जाए। अगर किसी मामले में मार्केट की तुलना में सरकारी नियम ज्यादा अच्छे हैं स्टाफ के, तो स्टाफ क्या चाहेगा उसका पालन किया जाए। और यदि किसी दूसरे मामले में मार्केट की स्थिति बेहतर है सरकारी नियम की तुलना में, वहां वो क्या चाहेगा, मार्केट के नियम चलने चाहिए। अब संकट वही है, जैसे दिल्ली की बात कर रहे हैं, अब तो दिल्ली में इलेक्शन आ ही रहा है, और अब अगले 1 महीने में देखिए रेवड़ियां कितनी बढ़ती हैं, जबरदस्त तरीके से बढ़ेंगी। वो आपसे आके पूछेंगे आपका वोट है नहीं, बोलना हाँ है हमारा वोट। जैसे आप बोलेंगे वोट है तो कुछ ना कुछ खाने पीने को मिलता रहेगा ठीक से, और इलेक्शन से 1-2 दिन पहले खाने को तो पीने को मिल सकता है बहुत सारा, और उसके बाद फिर वोट उसी माइंडसेट में जाके वोट पड़ता है उसके बाद। तो अगला 1 महीना मतलब रोज पार्टी होने वाली है, इलेक्शन है। तो ये बताओ कि स्टाफ को लेकर वो व्यक्ति क्या करे। अगर लीगल तरीके से काम करेगा, जैसे दिल्ली की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, दिल्ली में क्या है, अगर आप लीगल तरीके से जाएंगे तो मिनिमम सैलरी आपको 15,000 रुपए देनी ही पड़ेगी। उससे 15,000 मतलब 14,700-800 रुपए के आसपास कुछ है मिनिमम वेजेस दिल्ली में, या 14,500 होगा ऐसा कुछ है। कितना है, लो जी बता दिया, 14,846 है, फाइनल हो गया। ठीक है, कैसे काउंट किया, कैलकुलेटर था, कागज से किया, दिमाग से कर लिया, कागज से, अच्छा ठीक है 14,846। अब आपका सीसेट जरूर हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन दिल्ली में हर
उद्यमी को ये पता है कि जो मार्केट फोर्सेस हैं उसके हिसाब से दिल्ली में आपको 4, 5, 6, 7 हज़ार के वेतन में लोग काम करने वाले आराम से मिल जाएंगे, एकदम धूमधाम से मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी ज़्यादा है और बाहर के क्षेत्रों में तो और ज़्यादा है। दिल्ली में कम से कम रोजगार मिल जाएगा इस उम्मीद से रोज सैकड़ों लोग आते हैं, और वो इतनी गरीबी से आते हैं कि अगर उनको 7,000 रुपये कहीं मिल जाए, वो अपना पेट काट के किसी तरह से किसी ऐसी जगह पर झुग्गी झोपड़ी में रह लेंगे कि महीने का खर्चा अपना 1,000, 2,000, 3,000 मैनेज कर लेंगे, रहना खाना मिला के बता रहा हूँ। मतलब ऐसे बहुत लोग हैं जो रोज गुरुद्वारे में जाके खाते हैं क्योंकि उनको नहीं खर्चा कर सकते, और वो वहां पर एक ही बार में इस तरह से भकोस के खा लेते हैं कि 24 घंटे उससे काम चल जाए। क्या करें? गरीबी क्या नहीं करवाएगी? रहने की बात है तो कई लोग मिलकर एक कमरा ले लिया और मैनेज कर रहे हैं, शिफ्ट में मैनेज कर रहे हैं कि 8 घंटे आप सो लीजिए, फिर आप बाहर जाएंगे तो 8 घंटे कोई और सो लेगा, ऐसे करते हैं। अब 2 से 3 हज़ार में महीने भर खर्चा चलाएगा, और जो 3 से 4 हज़ार बचा वो मनी ऑर्डर किया अपने घर, और उसके पेरेंट्स या उसके बच्चे इसी बात से खुश है कि हमारा फैमिली मेंबर हमारे पास पैसे भेजता है। तो कंपनी का ऑनर क्या करे? इससे चलेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो सबकी नौकरी चलती रहे ये संभावना बढ़ेगी। इसमें चला तो इथिकल मामला तो है, पर ये खतरा है कि इससे प्रॉफिटेबिलिटी कम हो और कल को कंपनी अपने आप सर्वाइव ना कर पाए। इसलिए ये सब डायलेमा आते हैं। आप जिक्र कर दीजिए कि ये सब दुविधाएं ओनर के सामने होती है। अब एम्प्लॉय के सामने क्या दुविधा होती है? तो एम्प्लॉय के सामने 2 दुविधाएं विशेष रूप से होती है। देखिए, किसी भी संगठन में अगर आप चाहते हैं बहुत ऊपर जाना, अगर आप सोचे कौन से गुण हैं जो आपको बहुत ऊपर लेके जाएंगे, वो नॉलेज तो रत्ती भर नहीं है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। जो गुण आपको सबसे टॉप पे लेके जा सकता है वो केवल, मतलब अगर एक कहना हो, वो है ट्रस्टवर्दीनेस, विश्वसनीयता। बाकी सब सेकेंडरी है। ट्रस्टवर्दीनेस भी 2 सेंस में होती है। एक होती है एफिशिएंसी के सेंस में कि ये कर ही लेगा काम को, और दूसरा ये कि धोखा नहीं देगा। इनमें प्राथमिक कौन सी है? धोखा नहीं देगा या धोखा नहीं देगी, ये वाली जो ट्रस्टवर्दीनेस है वो। तो पहला विश्वास, ये विश्वास कि धोखा नहीं होगा, तो धोखा नहीं देने का विश्वास। और इसमें अगर जुड़ जाए ये विश्वास कि ये मैनेज कर लेगा, इसको जो भी काम लेंगे मैनेज कर लेगा, स्किल्स बहुत शार्प हैं, ऐसे व्यक्ति को आप रोक ही नहीं सकते। सिंपल है। किसी पार्टी में देखिए, आम आदमी पार्टी में मेरे ख्याल से आप सब सहमत होंगे कि मनीष सिसोदिया से ज्यादा योग्य योगेंद्र यादव था ही। मेरे ख्याल से उसमें बहुत सहमति की बात नहीं होगी। बुद्धिमत्ता में देखें और मतलब चीजों को समझने का नजरिया अगर देखें तो योगेंद्र यादव तो देश के चुनिंदा 10-15 सबसे शानदार सोचने वाले व्यक्तियों में है, पर वो उतना विश्वसनीय नहीं है केजरीवाल के लिए। और केजरीवाल हर व्यक्ति कोई कितना भी ढिंडोरा पीट ले, मैं स्वराजवादी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, जब पावर आती है तो हर व्यक्ति बनता है पूंजीवादी। और मैं पूंजीवादी खास सेंस में कह रहा हूं, पैसे के सेंस में नहीं कह रहा हूं। हर व्यक्ति चाहता है कि अगर पावर उसके पास है तो पावर उसकी मुट्ठी में रहे, उसके हाथ से निकले नहीं। और थॉमस हॉब्स बहुत पहले कह गया, तो किसी और कहने की जरूरत नहीं है। फिर वो चाहे नरेंद्र मोदी हो, फिर वो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे कोई कम्युनिस्ट पार्टी वाला हो, कोई कितने भी अच्छे सिद्धांत, यार महात्मा गांधी ही क्यों ना हो, अब किसी और को छोड़िए ना। महात्मा गांधी कांग्रेस में थे, महात्मा गांधी के मन में क्या होता होगा? उनके हाथ से पावर निकल जाए या पावर उनके हाथ में रहे, रहता होगा। और बहुत बड़े पावरफुल लोग पावर को सीधे एंजॉय नहीं करते, वो पावर बांटते हैं कि इधर जवाहर, इधर बेटा पीएम बनोगे, जाओ पीएम बन जाओ। इसमें जो मजा है वो पीएम बनने में थोड़ा मजा है, इसलिए वो तो पीएम बनाएंगे। पीएम बनने में क्या मजा है? चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, कोई व्यक्ति हो, वो चाहता है कि पावर उसकी मुट्ठी में रहे, अगर पावर है तो मुट्ठी में रहे। इसलिए जिसको जिससे खतरा होगा वो उसको बाहर निकालेगा। इसलिए नरेंद्र मोदी के पीएम बनते ही 3 लोग मार्गदर्शन मंडल में जाएंगे, क्योंकि जो बीजेपी के मुखिया एक जमाने में हुआ करते थे, जाना ही पड़ेगा। और सबको लांघ कर पार्टी का अध्यक्ष बनेगा अमित शाह, क्योंकि अमित शाह पे भरोसा है कि इसके साथ जैसा संबंध है, मर भी जाएगा तो धोखा नहीं देगा। ये मेरे स्थान पर बैठकर मैं ही बैठा हूं, ये भाव है। ठीक वही स्थिति आम आदमी पार्टी में। कहने को अंतर है कि ये दक्षिण पंथ है, वाम पंथ है, सारे पंथ जैसे हैं इस मामले में। अरविंद केजरीवाल को किससे खतरा है? किरण बेदी से खतरा है, योगेंद्र यादव से खतरा है, अन्ना हजारे से खतरा है। ये तीनों उस आंदोलन के केंद्र में होंगे, तीनों लात खा के निकल जाएंगे। कुमार विश्वास लात खाएगा, उससे खतरा है। जो योग्य है, स्किलफुल है, किंतु मेरे साथ हमेशा रहेगा, मेरी बात को मानेगा, ये भरोसा नहीं है, उसे कोई व्यक्ति क्यों प्रमोट करेगा? कभी नहीं करेगा। मनीष सिसोदिया से वो खतरा नहीं है। और स्किलफुल, वो भी उतना स्किलफुल ना हो, उतना योग्य ना हो, तो योग्य तो है ही। और इसलिए जब बीच में खबर आने लगी कि पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी जीत गई इलेक्शन विधानसभा के, तो खबर यह थी कि अरविंद केजरीवाल पंजाब के सीएम बनेंगे और मनीष सिसोदिया दिल्ली के सीएम हो जाएंगे। अगर आप उस समय की स्टडी करेंगे, पंजाब के इलेक्शन से पिछले 3 महीनों में अखबार के अधिकांश विज्ञापन मनीष सिसोदिया के नाम से आने लग गए थे, उप मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री, इस तरह से। इसलिए कि थोड़ा थोड़ा मैसेज कन्वे हो जाए कि ये है तो ठीक है, चिंता मत करना, ये भी उतना ही योग्य व्यक्ति है। ट्रस्टवर्दीनेस है वो चीज, अगर एक चीज सोचनी हो, बाकी सब सेकेंडरी है। और इसीलिए मनमोहन सिंह, ना नटवर सिंह, ना राजेश पायलट, ना शरद पवार। उस समय खूब चर्चा था, शरद पवार ताकतवर था, राजेश पायलट बहुत ताकतवर था, माधवराव सिंधिया बहुत ताकतवर था, पर पीएम बनेंगे मनमोहन सिंह। क्योंकि अच्छा, मैं 2004 से लेकर चल रहा हूँ, 2004 में भी जो स्थितियां बनी वहीं से बात कर रहे हैं। क्योंकि 2004 में जब ये तय हुआ ना कि कांग्रेस का पीएम बनेगा, और अगर आप थोड़ा और पीछे जाएंगे तो जो पीवी नरसिम्हा राव भी पीएम बने, उस समय भी सिचुएशन वही थी कि किस व्यक्ति को लाएं। जो शरद पवार कंपटीशन नरसिम्हा राव से ज्यादा था उस समय, 91 की जो बात है। और 2004 में जो कंपटीशन था मुख्य रूप से, मतलब प्रणब मुखर्जी को लेकर भी चल रहा था, चिदम्बरम को लेकर भी चल रहा था। लेकिन इन सब में क्या खतरा था?
इन सब में ये खतरा था कि इन सब की अपनी स्टैंडिंग है और कल को अगर विरोधी हो गए, सत्ता गांधी परिवार से बाहर चली गई तो क्या होगा। एक ही व्यक्ति पूरे देश में था जिससे खतरा बिल्कुल नहीं था, जो पूरी तरह से बन सकता था क्या, बैरम खां, और इसलिए उनको चुना ट्रस्टवर्दीनेस और कॉम्पिटेंट थे ही, योग्य थे ही, उनकी समझ पर किसको शक हो सकता है। इसलिए जब भी आपको देखना हो कि किसी सेक्टर में सबसे ऊपर जाने का रास्ता क्या है तो वो रास्ता ये होगा। अब एम्प्लॉइज के सामने क्या स्थिति देखो, सारे एम्प्लॉइज स्वार्थी होते हैं। ये बात ठीक है गलत है? अब ये बताओ कि ये है एम्प्लॉइज किसी कंपनी के और मैं कह रहा हूँ कि सब स्वार्थी होते हैं। दरअसल मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये सारे मनुष्य हैं, ह्यूमन बींग्स हैं। ये सारे क्या होते हैं, जब यही सारे स्वार्थी हैं तो सारे एम्प्लॉय भी स्वार्थी होते हैं। सारे जो बच्चे होते हैं, पेरेंट्स के बच्चे, वो स्वार्थी होते हैं कि नहीं होते हैं? वो स्वार्थी होते हैं, वो पेरेंट्स को यूज करते हैं, पेरेंट्स बच्चों को यूज करते हैं, सब आपस में चल रहा है, यूज एंड थ्रो चल रहा है सब लोगों का। बस वो सोफिस्टिकेटेड है, थोड़ा मूल्यों से भरा हुआ यूज एंड थ्रो है, सांस्कृतिक यूज एंड थ्रो है तो हमें दिखता नहीं है, लेकिन भाव तो अंततः तो स्वार्थ है ही ना भाई। अब कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी के प्रति कैसा भाव रखेगा, दो ही बातें हैं। 90% एम्प्लॉइज किसी भी कंपनी में मेरे ख्याल से ये भाव रखते हैं कि भाई अगर यहाँ ठीक है तो बढ़िया है, अच्छा ऑफर मिलेगा तो चले जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है, और जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, सो सिंपल। तो सिंपल सी बात है कि जो हमें बेस्ट ऑप्शन मिलेगा, अगर वो यहाँ मिला हुआ है तो ठीक है, कहीं और मिलेगा तो वहां जाएंगे। हाँ, वो बेस्ट ऑप्शन की काउंटिंग में इस बात का ध्यान जरूर रखते हैं कि यहाँ हम जैसे मान लीजिए 4 साल से हैं तो यहाँ हमारी एक स्टैंडिंग है, नई जगह जाएंगे तो नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा, वो सब फैक्टर्स ध्यान में रखते हैं। इसलिए बहुत सारे एम्प्लॉइज कई बार थोड़े से कम वेतन पर एक कंपनी ज्वाइन करते हैं, ज्यादा वेतन वाला ऑफर छोड़ देते हैं, क्योंकि वेतन अकेला कारक नहीं होता है, वेतन कारकों में से एक कारक है, अकेला कारक नहीं है। कई बार तो वेतन बहुत छोटा कारक हो जाता है। अगर किसी एम्प्लॉय की स्टैंडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग किसी कंपनी में हो चुकी है तो उसको डबल का भी ऑफर मिलेगा तो शायद वो नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि पूरा जो पैकेज है कुल मिला के, सम्मान सुविधाएं सब मिला के, वो मुझे यहाँ ज्यादा अच्छा लगता है, वो वहां नहीं मिलेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कंपनी में जिनके लिए पैकेज मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो जो कंपनी के मुखिया लोग हैं उनके ट्रस्टवर्दी लोग हैं, और जो ट्रस्टवर्दी लोग हैं वो जाते हैं टॉप पोजीशन पर। जो टॉप पोजीशन पर जाएगा वो व्यक्ति शायद हर खतरे में कंपनी के साथ रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि जब भी कंपनी या पॉलिटिकल पार्टी ठीक होगी उनकी स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। वरना तो क्या होता है, जो पार्टी इलेक्शन हारी उसके सारे मेंबर दूसरी पार्टी में चले जाने चाहिए, नहीं जाते, उनको पता है स्थिति खराब है। अभी जो साथ में रहेगा 5 साल बाद उसकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। और अधिकांश एम्प्लॉइज के मन में रहता है कि वो अपना फायदा देखें, और ये सामान्य स्थिति है, सामान्य मानवीय प्रकृति है। अब देखिए डायलेमा क्या आता है, एम्प्लॉइज के मन के जो डायलेमास हैं वो 2 डायलेमा है। एक डायलेमा ये आता है कि अपना फायदा देखें या संगठन का फायदा देखें। देखिए नैतिकता और अनैतिकता की जो बीच की रेखा है ना, वो बहुत हल्की सी है, उसके बीच का अंतराल बड़ा हल्का सा है। आप सिचुएशन से समझ सकते हैं कि कहां जाके वो रेखा धुंधली हो जाती है। मान लीजिए कि मैं कंपनी में काम करता हूं और मुझे किसी और कंपनी से ऑफर मिला, उन्होंने कहा कि आपका वेतन इतना कर देंगे, यहां से इतना ज्यादा हो जाएगा, ये सुविधाएं देंगे, सब कुछ लिखित में होगा, बॉन्ड साइन करेंगे और एग्रीमेंट होगा, सब कुछ होगा। मुझे ठीक लगा, मैंने 2 दिन विचार विमर्श किया, अपने घर में दोस्तों से किया, अंत में तय किया कि नई कंपनी में जाना चाहिए। मैंने अपनी पहली कंपनी के बॉस को या अपने जो ऑफिस जिसमें रिपोर्ट करता हूँ उसके पास मैंने जाके कहा कि मुझे रिजाइन करना है। उन्होंने पूछा क्यों रिजाइन करना, मैंने ईमानदारी से बताया कि मुझे वहां से ऑफर मिला है, मैं वहां जाना चाहता हूँ। और ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप इस दबाव में मेरी सैलरी बढ़ा दें कि मुझे वहां से ऑफर मिल गया, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मुझे वहां से ये ऑफर मिला है, मैंने घर में चर्चा की है और हमें लगता है कि मैं वहां जाना चाहिए, एक नया स्कोप देखना चाहिए, क्योंकि भाई कंपनी आगे बढ़ेगी, आपको फायदा होगा तो मैं भी तो अपना फायदा देखूंगा, इसमें क्या दिक्कत है। कंपनी हो सकता है कहे कि यार तुम जाओ मत, तुम्हें वहां कितना मिल रहा है, यहाँ 40 मिल रहा है, वहां 50 में, तुम्हें हम 60 कर देते हैं, छोड़ो ना, यहीं रहो। इस व्यक्ति को लगा ये भी ठीक है, उसने कहा अच्छा ठीक है सर मैं यहीं रहूंगा, यही काम करूंगा, और सैलरी उसकी बढ़ गई। ऐसा होता है इंडस्ट्री में आमतौर पर, होता है, सामान्य बात है, इसमें कुछ अनैतिक नहीं है, एकदम सामान्य बात है। उस व्यक्ति को ऑफर मिला, उसने एक्सेप्ट कर लिया, फिर इससे बात की, मूल कंपनी ने ऑफर बढ़ा दिया, इसको लगा भी ठीक है, यहाँ रुक गया, इसमें क्या परेशानी है, नॉर्मल है। हाँ, लेकिन ऐसा करने वाले को ध्यान रखना पड़ता है कि अभी कंपनी दबाव में है तो सैलरी बढ़ा दी है, 6 महीने बाद कंपनी दबाव में नहीं रहेगी तो फिर से बुलाएगी, यार फिर से हो मीटिंग के लिए कि तुम्हारा 60 किया था अब 30 कर देते हैं। कर क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे पास दूसरा ऑफर है नहीं, और जो दे रहा था ना वो अब ले चुका है किसी को पहले ही, अब उसके पास जॉब नहीं है, और इंडस्ट्री में रिसेशन चल रहा है, नौकरी इस समय है नहीं, सबकी सैलरी कम हो रही है, तो तुमने 40 से 60 का वैसे दबाव बना के, तो मुझे लगा कि वो हिसाब लेना है ब्याज सहित, तो आज तुम्हें बुला लिया है, तो 30 में काम करोगे या दूसरी चिट्ठी साइन कर दूं निकालने वाली नौकरी से। ये तो फिर टिट फॉर टेट है। अगर पहली स्थिति नैतिक है तो दूसरी स्थिति भी नैतिक है, क्योंकि ये मारपीट थोड़ा कर रहा है उसके साथ, बुला के बातें तो कर रहा है ये भी कि भाई अब जो स्थिति है कंपनी इतना पे नहीं कर पाएगी, तो मेरा निवेदन है कि आप 30 में काम कर लीजिए। नहीं कर सकते कोई बात नहीं, 1 महीने का नोटिस पीरियड, नोटिस देता हूँ, आप चले जाइए कहीं और काम ढूंढ लीजिए। तो अगर पहले को नैतिक मानेंगे दूसरे को भी नैतिक मानना पड़ेगा। लेकिन अनैतिक क्या होगा, कई लोग दुनिया भर में ऐसा करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी हो, प्राइवेट कंपनी हो, सरकारी ऑफिस हो, हर जगह ऐसा होता है, जिसको गीतों की भाषा में कहा गया है कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, कि वो किसी एक कंपनी में काम करते हैं और दूसरी कंपनी के लिए काम करते हैं। अपना फायदा तो हर व्यक्ति देखता ही है, मेरी सैलरी बढ़ जाए, सुविधाएं बढ़ जाए, कौन नहीं देखता फायदा, देखना भी चाहिए, चाहना भी चाहिए। हाँ, उसके लिए अनड्यू प्रेशर क्रिएट करना संगठन पे ये अपने आप में ठीक नहीं है, क्योंकि इसकी लंबी अवधि नहीं है, इसकी लाइफ बहुत लंबी नहीं है। किसी भी रिश्ते में अगर आपने सामने वाले की कमजोर स्थिति का फायदा उठा के दबाव बना के फायदा वसूल लिया, आप मान के चलिए कि उसका हिसाब कभी ना कभी बराबर होकर रहेगा।
अब 2 महीने 4 महीने फायदा उठा लेंगे, उसके बाद झटका लग जाएगा। और अगर आप अपनी कंपनी के साथ संकट में खड़े हो जाएं कि भाई ऐसा है, कोई रहे ना रहे मैं यहाँ हूं और मैं इस संकट में बिल्कुल साथ नहीं छोड़ने वाला हूं, तो इस बात का चक्रवृद्धि ब्याज सहित फायदा मिलता ही है बाद में, मिलेगा ही मिलेगा, सीधी सी बात है। ह्यूमन रिलेशंस ऐसे ही काम करते हैं। ये ठीक है यहां तक, लेकिन कुछ लोग अपने फायदे को इतना ऊपर कर लेते हैं कि वो संगठन के नुकसान के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और यदि कोई व्यक्ति अपने फायदे के लिए संगठन के नुकसान की हद तक चला जाए, और संगठन का नुकसान करने का सबसे आसान तरीका है विरोधी संगठन से साठगांठ कर लेना, इधर काम करना, यहाँ की सारी सूचनाएं उनको मुहैया करवाते रहना, यहाँ क्या क्या पॉलिसी बन रही है उनको बता देना, ताकि वो पहले से अपनी पॉलिसी ऐसी बनाए कि इसको हरा सके। क्या इसे भी नैतिक माना जा सकता है या शुद्ध रूप से नैतिक माना जाएगा? नैतिक माना जाएगा। भैया किसी का नमक खा रहे हो, उसके बाद नमक हरामी कर रहे हो, तो बुरी बात है ना, किसी भी संगठन के लिए बुरी बात है, किसी भी इंडिविजुअल के लिए बुरी बात है। लेकिन किसी कंपनी में काम करते हुए किसी और कंपनी का प्रपोजल आया, आपका मन हुआ वहां ज्वाइन कर ली, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर एक हो सकता है कि अपना फायदा है, संगठन का फायदा नहीं हो रहा, उसका नुकसान भी नहीं हो रहा, और तब भी हम बुराई मानेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक काम आपको मिला है जो 8 घंटे का काम है, 8 घंटे की शिफ्ट है आपकी, और आपको पता है कि ओवर टाइम मिलता है, आपने खींच के उसको 10 घंटे में किया, इससे कंपनी को खास नुकसान नहीं हुआ, थोड़ा सा ओवर टाइम देना पड़ा, जो एक बड़ी कंपनी के लिए बहुत बड़ी समस्या नहीं होती है। लेकिन ईमानदारी की बात है कि अपने फायदे के लिए आपने अपने संगठन का किसी मात्रा में नुकसान किया ही है। इसको आप क्या मानेंगे, नैतिक या अनैतिक मानेंगे? अनैतिक मानेंगे। तो पहली दुविधा होती है कि मैं अपना फायदा देखूं या कंपनी का फायदा देखूं। यहाँ तक तो ठीक है। सबसे बड़ी दुविधा उनको होती है जो किसी ऐसे व्यवसाय में है जो व्यवसाय अपने आप में अनैतिक किस्म का व्यवसाय है। वहां संकट आता है कंपनी का फायदा बनाम समाज का फायदा। किसका फायदा देखें, कंपनी का फायदा देखें या समाज का फायदा देखें? और ये दुविधा बहुत बड़ी है। इसलिए कहते हैं कि आप जीवन में जो भी काम करें, कम से कम आपको ये कन्विक्शन होना चाहिए कि आप अच्छा काम करते हैं। अगर आप खुद कन्विंस नहीं है अपने काम से, तो आपकी क्षमताएं बहुत कम हो जाएंगी और आप बिखर जाएंगे। अब सोच के देखिए, ऐसे कितने सारे काम हैं, कितने सारे उद्यम होते हैं, जिन उद्यमों में काम करने वाले व्यक्ति को ये दुविधा बहुत ज्यादा रहती है। जैसे मान लीजिए एक तंबाकू इंडस्ट्री की बात सोच के देखिए, या शराब इंडस्ट्री है, ठीक है। एक शराब की कंपनी है, उसकी जो सेल है थोड़ी कम हो गई है, और कंपनी के मालिक ने सारे एम्प्लॉयज को बुलाया और कहा देखो कंपनी की सेल कम हो रही है, हम सबके लिए बहुत खतरा है, कंपनी को नुकसान हुआ, सबकी नौकरी खत्म हो जाएगी, वेतन कम हो जाएगा, बचाना है कंपनी को। सभी कहा हाँ सर हम बचाएंगे बचाएंगे बचाएंगे। तो डिमांड बढ़ाओ शराब की, कैसे बढ़ाए डिमांड? तो देखो जो ठेके वेके हैं उसके आसपास खड़े होकर स्टडी करो, और अगर 18-20 साल के बच्चे कहीं मिले ना, उनको अंधेरे इलाकों में जाके सप्लाई करो, वो खरीद नहीं सकते हैं, आप पहुंचाओ, होम डिलीवरी करो उनके पास तक। अपनी गाड़ी में 10-20 बोतलें रख के निकल जाओ ऐसी जगहों पर जहां बच्चे होते हैं, उनको बेचो। इससे क्या होगा, कंपनी की सेल्स बढ़ेंगी, सेल्स बढ़ेंगी तो हम सबका फायदा बढ़ेगा, सबको मिलेगा हर महीने बोनस, सैलरी बढ़ेगी, प्रमोशन होगी। कुछ तो होते हैं एकदम ऐसे लोग जो एक तरफा सोचते हैं, सेकंड पॉइंट दिमाग में नहीं आता, कहेंगे सर पूरे इलाके के हर बच्चे को शराब बना दूंगा, चिंता मत कीजिए, आपने कह दिया बस आप देखिए नदियां बहा देंगे शराब की हर कोने में। और कुछ लोग बड़ी दुविधा में आ जाएंगे, मैं अपनी सैलरी बढ़ाऊं और ऐसा करूं, क्योंकि जैसे मैं कहीं गाड़ी लेके जाऊंगा तो कोई दूसरा गाड़ी लेके मेरे घर के पास भी जाएगा ही, और वहां मेरे बच्चे भी घूम रहे होंगे। अच्छा उसके बच्चे ना भी हो तो भी तो जिम्मेदारी समाज के प्रति होनी चाहिए, सिर्फ इसकी थोड़ा होनी चाहिए कि मेरे बच्चे ऐसे होंगे। ये तंबाकू का है, कंपनी कह रही है कि भैया सिगरेट की सेल बढ़ाओ, सेल स्कूल के आसपास बैन है, लेकिन छुप छुप के बेचो। और जो क्रेज स्कूल के बच्चों में तो सिगरेट का वो बाद में नहीं होता है, वो टारगेट है। उनको छल्ले बना के दिखाओ कैसे बनते हैं, उनके सामने पियो छल्ले बनाओ, और ऐसे 2 लोगों के ग्रुप में जाओ, एक लड़का एक लड़की है, लड़का छल्ले बनाए, लड़की बोले वाह क्या छल्ला बनाया है, उससे बच्चे और प्रभावित हो जाते हैं और फिर बच्चे छल्ला बनाने लगते हैं, उनको सिखाओ, इससे सेल बढ़ेगी। तो इस व्यक्ति को, इस कंपनी के एम्प्लॉय को ये दुविधा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए दुविधा कि मैं अपना फायदा देखूं, मैं छल्ले बनाऊं या अपने समाज का फायदा देखूं। तो बेसिक बात, प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉयज को मूल रूप से 2 दुविधाएं काम आती हैं बीच में। एक तीसरी दुविधा किसी किसी स्थिति में अगर कंपनी की वर्क कल्चर अच्छी ना हो तो आती है, और आप भी जब सरकारी नौकरी में जाएंगे तो आप भी फील करेंगे कहीं कहीं ऐसा होगा। दुविधा ये आती है कि कहीं कहीं ऐसे बॉस मिलते हैं, हर कंपनी में ऐसा होता है, प्राइवेट में सरकारी में भी होता है। आपको भी देखो जीवन में एक ना एक तो ऐसा बॉस मिलेगा जो खून पी लेगा आप लोगों का, एक ना एक तो सबकी किस्मत में लिखा होता है कम से कम। मतलब ऑफिस में एक ऑफिसर चेंज होने मात्र से ना जिंदगी चेंज हो जाती है। अच्छा खासा आदमी चला गया, उसके बाद कोई कुंठित व्यक्ति आगे बैठ गया है, उसको एक ही चीज, वो सैडिस्ट है बेसिकली, उसको एक ही चीज में सुख मिलता है कि सब परेशान रहे मेरे आसपास, काम नहीं है तो जबरदस्ती काम क्रिएट करता रहेगा, थोपता रहेगा, ये करो वो करो वैसा करो वैसा करो, तुम्हारे खिलाफ ही कंप्लेंट कर दूंगा, मेमो जारी कर दूंगा, जीवन तबाह कर देगा। तो ऐसे में 2 स्थितियां बनती हैं। एक होता है कि आप ऐसा काम करें जो अच्छा हो, ऊंचा काम करें, बेहतर काम करें, जो कंपनी के लिए बेहतर है वो काम करें। और दूसरी स्थिति बनती है कि कई लोग आपको एम्प्लॉइज हर ऑफिस में मिलेंगे जो काम ज्यादा नहीं करते हैं, वो काम करते हुए दिखते हैं, और जो सीनियर लोग होते हैं उनके आसपास रह के लाइजनिंग करके अपनी एक बहुत शानदार इमेज बनाए रखते हैं। तो मैं कंपनी के लिए अच्छे से काम करूं या मैं कंपनी के लिए काम करता हुआ दिखूं, प्रभावशाली दिखूं, लेकिन मैं काम ना करूं, ये डायलेमा कई बार हो जाता है काम करने और काम करते हुए दिखने में। और ये तय मान के चलिए कि जब भी आप किसी संगठन में काम करेंगे, देखिए हिरार्की जो होती है ना, हिरार्की ऐसी होती है, हिरार्की में जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे ऊपर लोग कम हो जाते हैं,
और ऊपर कौन आएगा? जो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यही ऊपर जा रहे हैं, ऐसे जाएंगे? सब बराबर जा नहीं पाते हैं। एक समय के बाद कुछ लोग ही ऊपर बढ़ते हैं। जो भी ऊपर बढ़ता है, ये तय मान के चलिए कि जो ऊपर नहीं बढ़ पाए हैं उनके पास 50 शिकायतें उनको लेकर रहती हैं। आएगा आपका समय, आप देखेंगे इन सब चीजों को अपने आसपास। जिसका प्रमोशन नहीं होगा वो प्रमोट होने वाले व्यक्तियों के खिलाफ इतने पुलिंदे आपको दिखा देंगे, अरे इसे कुछ नहीं आता है, ऐसे ही ऐसे कुछ नहीं आता है, इसे मैंने तो सिखाया था, मेरे घर आके सीखता था, मैंने पॉइंट्स लिख के दिए थे, उसी से आईएएस बन गया है, कुछ नहीं आता इसे। और उस समय ये पक्ष दिमाग में नहीं आता कि कोई व्यक्ति वहां तक पहुंचा था, कुछ तो उसके अंदर खास बात होगी। तो हर संगठन में दो तरह के लोग हैं। एक वो जो ईमानदारी से काम करते हैं बिना ये परवाह किए कि परिणाम क्या होगा, मेरे काम को श्रेय मिलेगा या नहीं मिलेगा। और कई खिलाड़ी होते हैं जो काम करते कम है, श्रेय ज्यादा लेते हैं। ऐसे में जो ईमानदार व्यक्ति है उसको दुविधा होने लगती है कि मैं काम करूं या मैं भी बाकियों की तरह काम करता हुआ नजर आऊं और काम ना करूं। 5 लोगों की मीटिंग हुई, 5 में से एक्स ने सुझाव दिया, इनमें एक ए नाम का बैठा है, चालाक टाइप का आदमी, सबकी मीटिंग की सुझाव लिया और सीधे पहुंच गया बॉस के पास, बोला सर एक सुझाव लाया हूं, दिया इस बेचारे ने था। और ये जीवन में पहुंच नहीं पाएगा वहां तक, क्योंकि यहां जो लोग बैठे हैं उन तक पहुंच एक ही है, एक्स की नहीं है। और एक अभी पता चलने ही नहीं देगा कि ये सुझाव एक्स ने दिया था। और जब जब उसको पता चलेगा कि कोई व्यक्ति अच्छी छवि बन रही है तो उसके बारे में 4 झूठी बातें सामने रख देंगे। ये सब खेल केवल सास बहू सीरियल में नहीं होता है, ये हर सरकारी ऑफिस में भी होता है, प्राइवेट ऑफिस में भी होता है। और इसलिए एक कथन ध्यान रखना है, पॉलिटिक्स क्या है? जहां कहीं भी पावर है वहीं पॉलिटिक्स है। पावर पर ज्यादा से ज्यादा हिस्सा कब्जाने की हर कोशिश राजनीति है। और पावर केवल मतलब इलेक्शन में थोड़ा ना होती है, घर में भी है, क्लासरूम में भी है, हर जगह है, तो वहां भी होती है। चलिए, तो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज के 3 डायलेमा आपके सामने हैं, अपने अपने शब्दों में अपने अच्छे एग्जाम्पल से बता दीजिएगा। अब अंतिम आइए, पब्लिक सेक्टर में या सरकारी ऑफिस के एम्प्लॉइज के सामने किस तरह के डायलेमा रहते हैं जो लोक सेवक बनने के बाद आपके सामने आएंगे। पब्लिक सेक्टर डायलेमा 4-5 डायलेमा इसमें हम काउंट कर सकते हैं। देखो, प्राइवेट सेक्टर में तो फिर भी ना एफिशिएंसी और वो सब चीजें थोड़ी सी ज्यादा रहती हैं। सरकारी सेक्टर में एफिशिएंसी के कम होने का खतरा ज्यादा हो जाता है। तो एक डायलेमा ये होता है, जैसे आप खुद सोचिए सिचुएशन की, अगर आपको ऐसी केस स्टडी में रख दिया जाए, आप एक ऑफिस में काम करते हैं, ठीक से काम करते हैं, शांति पसंद आदमी, अमन पसंद इंसान है आप। ईमानदारी के 2-3 स्तर होते हैं। एक ये होता है, मैंने बताया ना, ड्राई ऑनेस्ट से लेकर ड्राई वेट बेईमान तक जो स्तर है, उसी में एक लेवल और होता है ऑनेस्टी का। एक होता है कि मैं करप्शन नहीं करूंगा, मतलब होता है मैं मांगूंगा नहीं, जो आएगा मना नहीं कर पाऊंगा, एक तो ये होता है। एक होता है कि मैं करप्शन करूंगा ही नहीं, ना मांगूंगा ना कुछ आती हुई चीज को स्वीकार करूंगा। कुछ और भी होते हैं जिनमें एक खेम का साथ आते हैं, ना करूंगा ना करने दूंगा, मित्रों ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, एक ये स्तर भी होता है। अच्छा, पीएम खाने नहीं खाने दूंगा, पीएम के पास तो 1000 उपाय हैं नहीं खाने देने के। आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं उस ऑफिस में मान लीजिए कि, और ऑफिस में ये थोड़ा ना होता है जैसे ये इस लेवल पे सब लोग काम कर रहे हैं, ये हिरार्की ऑफिस की, और मान लीजिए आप इस हिरार्की में इस लेवल पर हैं, नीचे से नंबर 2 पर है, आपके ऊपर 2 सीनियर्स और हैं। जैसे किसी ऐसी जगह जहां पर एसएसपी आप हैं, उसी शहर में बैठता है डीआईजी आपका, उसी शहर में बैठता है आईजी या एडीजी, मान लीजिए ऐसा शहर है, बड़ा शहर है, रेंज है। अब आप यहाँ पर इस पोस्ट पे हैं और आपने देखा करप्शन यहाँ भी हो रहा है, 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 हर लेवल पे हो रहा है। तो ये समझिए कि मान लीजिए आप इस पोजीशन पे हैं, एसएसपी रेंज मतलब जिले के एसएसपी हैं, लेकिन डीआईजी भी वही है, आईजी या एडीजी भी वहीं पर बैठा है उसी शहर में, और आपके जूनियर तो हैं, एएसपी डीएसपी तो हैं। अब इस लेवल का करप्शन तो आप शायद कंट्रोल कर लेंगे, वो भी शायद, क्योंकि जैसे आप कंट्रोल करेंगे ज्यादा संभावना है कि सीधे इनसे बात करना शुरू कर देगा, आपको बाईपास कर देंगे। और जिन जिन मामलों में बाईपास किया जा सकता है उन सब में बाईपास कर देंगे, कुछ मामले छोड़ के जो जरूरी है। अब आपके इक्विवेलेंट जो लोग हैं आसपास के जिलों में वो भी करप्ट हैं, आपके सीनियर भी करप्ट हैं, इधर भी इधर भी। अब इस पूरे सिस्टम में आप क्या कर सकते हैं? एक तो ये है कि आप सोचें ये भी खा रहा है, ये भी खा रहा है, नीचे वाले भी खा रहे हैं, ऊपर वाले भी खा रहे हैं तो मुझे कुत्ते ने काटा तो मैं भी खा लेता हूँ। एक तो ये अप्रोच है जिससे अधिकांश क्रांतिकारी 1 से 2 साल में मतलब उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। अधिकांश क्रांतिकारी इस मुद्रा में आ जाते हैं 2 साल के अंदर। कुछ कहते हैं ना भाई अपना ईमान खराब नहीं करेंगे, ये भी खा रहा है, ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है, ये भी चीप है, वो भी घटिया है, लुच्चा है, लफंगा है, मैं ऐसा नहीं हूँ तो मैं तो नहीं खाऊंगा, ये भी स्टैंड हो सकता है। कुछ कहते हैं कि ना, ये कैसे खा रहे हैं, देश का ही तो खा रहे हैं, देश का यानी मेरा ही तो हिस्सा खा रहे हैं, हमारे समाज के तो खा रहे हैं, तो ना इनको भी नहीं खाने दूंगा। जूनियर को तो हड़का सकता है, इक्विवेलेंट को थोड़ी सलाह देने में दिक्कत नहीं है। अब सीनियर के पास जाएगा, सर आप खाते हो ठीक नहीं लगता, सर उसी को खा जाएगा, सर के पास तो बहुत ताकत है। तो एक तरीका है जिसको बोलते हैं विसल ब्लोइंग। विसल ब्लोइंग का एक मतलब और भी होता है जिसके बाद लोग जेल चले जाते हैं, सीटी बजाना, तो वो वाली विसल ब्लोइंग तो सड़क पर होती है। इस विसल ब्लोइंग का मतलब, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, विसल ब्लोअर को क्या बोलते हैं? पर्दाफाश करता, ऐसा कुछ शब्द होगा। यह विसल ब्लोइंग का मतलब पर्दाफाश करना, किसी गलत हो रही चीज को बेपर्दा कर देना, उसका राज हटा देना, सबके सामने ले आना। तो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट अगर आपने शब्द सुना होगा तो उसमें इसके लिए हिंदी में पता नहीं क्या एग्जैक्ट शब्द होगा, आप विसल ब्लोअर ही लिखिएगा देवनागरी में, चल जाएगा, सबको दिक्कत नहीं, ठीक है।
अब दुविधा क्या होती है, जैसे खेमका साहब की दुविधा क्या होती होगी एक जमाने में, बड़ी हिम्मत चाहिए। मैं उसी हरियाणा राज्य में एक और व्यक्ति को जानता हूँ, सिविल सर्वेंट है, पीसीएस के थ्रू, हमारा बहुत पुराना विद्यार्थी था। उसके जीवन का एक ही मकसद था, करप्शन खत्म करना। गलती उस बेचारे से ये हुई कि वो आईएएस के इंटरव्यू में भी ये सब बोल के आ गया। 2001 की बात है, उसने आईएएस का इंटरव्यू दिया। इससे पूछा आईएएस क्यों बनना चाहते हो, उसने बोला कि मुझे ईमानदार प्रशासन की स्थापना करनी है। अच्छा, ऐसी बात सुनते ही पहला भाव आता है कि ये झूठ बोल रहा है, ये सीख के आया आंसर। वो सच में बोल रहा था, उसका सपना ये था उस लड़के का। खूब बात चलती रही, और वो भगत सिंह की ही परंपरा का व्यक्ति था जो 21वीं सदी में काम करने वाला था। अब जितना इसने बोला उतना उनको लगा झूठ बोल रहा है, मकारी कर रहा है, सब ऐसे बोलते हैं, सब ये करते हैं, वो करते हैं। और बहुत नाराज होकर उसको 300 में से 24 नंबर दिए इंटरव्यू में, जो मेरी जानकारी में आज तक के न्यूनतम अंक हैं। उस व्यक्ति का नाम मैं नहीं बोलूंगा, मिलना चाहिए तो मिलवाएंगे आपको उससे। फिर वो हरियाणा का था, हरियाणा पीछे से सफल हो गया, तो वहां अच्छे लेवल पे है भी। अब उसकी स्थिति वही खेमका टाइप की, जहां जाता है तबाही आ जाती है वहां पर। उसके जाने का मतलब है कि सारे विधायक, सारे और जितने लोकल बॉडीज के प्रत्याशी मतलब प्रतिनिधि हैं, वो सब सारे अधिकारी मिलके मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हैं कि इसको हटाओ प्लीज यहाँ से। उसके जाते ही सारे पूंजीपति, सारे व्यापारी धन इकट्ठा करना शुरू करते हैं उसको हटाने की रिश्वत देने के लिए। उसका वो तेवर है, और वो तेवर ठीक नहीं हो रहा है। तो उसने शादी भी बहुत लेट की, और जिस लड़के से पहले बता दिया कि देख लो मेरे से शादी करने में ना खतरा है शहीद होने का, किस दिन ट्रक से कुचल सकता हूं मैं, और अगर तुम बैठी हो साथ में तुम भी कुछ ले जाओगे, सोच लो भाई। अगर इस सब के लिए तैयार हो तो मुझसे शादी करना। एक थी फिलाइन टाइप की लड़की, बोली हमें तैयार हूं उसके लिए, तो शादी हो गई उसकी। अब परिवार है, बच्चे भी हैं, परिवार ठीक है, पर चिंता रहती है हमें कि जो तेवर उसका है। अब उसकी एक ही जिद है कि भाई मुझे आप ना बिना पोस्टिंग के रख लो, कोई बात नहीं, अगर आपने मुझे पोस्टिंग दी कहीं उस ऑफिस में, अगर किसी ने भी करप्शन किया मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। इस मूड में रहता है। समझदार लोग समझा समझा के थक गए उसको, समझदार लोग उदाहरण चिन्ह में है, समझदार लोग समझा समझा के थक गए, तो उसके पेरेंट्स समझा समझा के थक गए, समझने को तैयार ही नहीं है। वो कह रहे मुझे मरना मंजूर है, झुकना मंजूर नहीं है। ऐसे लोग हैं, क्या करें। और ऐसे अगर समाज में 1000 में एक भी, 1000 में तो एक नहीं होगा, 10,000 में अगर एक भी है, तो समाज के जिंदा रहने में उनकी भूमिका कम थोड़ा है, बड़ी भूमिका उनकी है। तो इसको बोलते हैं विसल ब्लोइंग, कि जहां गलत होगा मेरे आसपास तुरंत कंप्लेंट करूंगा। तो पब्लिक सेक्टर में सबसे पहला द्वंद्व ये होता है कि अगर मेरे ऑफिस में मैं नहीं बाकी लोग गलत कर रहे हैं, तो गलत चीजों को, भ्रष्टाचार को देखता रहूं या उसके खिलाफ विसल ब्लोइंग कर दूं। तो भ्रष्टाचार को देखता रहूं, ये भी होता है, भ्रष्टाचार को देखता रहूं या कर भी लूं, ये भी होता है। लेकिन यहां हम जिसकी बात कर रहे हैं, देखता रहूं या शोर मचा दूं। शोर मचाने का मतलब विसल ब्लोइंग, कि विसल ब्लो कर दूं और शिकायत कर दूं ताकि ये सब चीजें खराब हों। ठीक, एक ये द्वंद्व है। दूसरा द्वंद्व देखो, आप लोग जब जाओगे सिविल सेवा में ना, आपका मन करेगा ईमानदारी से काम करने का। आप में से कम आधे लोगों का मन जरूर होगा, आधों के फंडे तो क्लियर होंगे शुरू से, उनकी बात अलग है, लेकिन आधे लोग ऐसे होंगे जो ईमानदारी से काम करना चाहते होंगे। अच्छा बताइए, आप में से कितने लोग चाहते हैं ईमानदारी से काम करें, अच्छा काम करें? हाँ, है ना, आधे ही मैंने कहा था, आधे ही लगभग, ठीक है। मतलब उसमें ये हो सकता है एक आध साल के बाद आप कि ईमानदारी मतलब 100% नहीं, लेकिन हाँ 90% के आसपास चलेगी ईमानदारी, और ऐसा रास्ता निकाल। लेकिन सिस्टम जो है ना, सिस्टम आपके मनोबल को तोड़ने की हर कोशिश करेगा, और सरकार इस फाइन आर्ट की एक्सपर्ट है, किसी का मनोबल कैसे तोड़ना है उसकी एक्सपर्ट होती है सरकार। और वो इस तरह से स्थितियां पैदा करेंगे धीरे धीरे कि मैनेज करना मुश्किल होता है। जैसे एक हम जो सेकंड पॉइंट इसमें लेके चल रहे हैं, जैसे हम नौकरी में जाएंगे, एक बड़ी चुनौती होगी आपकी पोस्टिंग कहाँ हो। और अभी तो आप अकेले हैं, तो आप कह सकते हैं अरे कहीं पोस्टिंग होगी सामान पैक करके रखेंगे, डर किस बात का है। अभी तो आप ऐसे कह सकते हैं। कुछ दिनों में आपके जीवन में एक तूफान आने वाला है, उस व्यक्ति का नाम जो भी होगा, लेकिन उसकी प्रकृति तूफान की होगी। फिर आप पाएंगे कि आपके जीवन के अधिकांश फैसले आप नहीं ले रहे हैं, लेते हुए दिखा भी रहे हैं, लेकिन दरअसल आप ले नहीं रहे हैं, क्योंकि सीधी सी बात है वो जीवन सिर्फ आपका थोड़ा है, औरों का भी है, तो आप अकेले कैसे फैसला कर लेंगे। और आप तो क्रांतिकारी मूड में थे, आपने कहा कि आज सीएम ने फोन किया, मैंने कहा एकदम काम नहीं करूंगा, जो करना कर लो। अब आपका स्पाउस जो भी है, पति पत्नी, वो कह रहे कि यार थोड़ा शांति रह सकते, तुम्हारे चक्कर में हमेशा तबाही रहती है घर में, हमेशा घबराहट रहती है कब क्या हो जाएगा। अरे बात सुन लो थोड़ी सीएम की, क्या हो गया, प्यार से बात कर लो, एक आध उनकी बात मान लो, क्या हो गया, कम से कम ठीक शहर में तो रहोगे। अब ये सब दबाव अपने घर से आते हैं, पड़ोस से थोड़ा ना रहे हैं, अपने घर से आ रहे हैं दबाव, उन्हें भी झेलना है। कई ऑफिसर्स के बच्चे हैं, एक साल में 6ठी क्लास 6 जगह से करते हैं। 6ठी क्लास में 6 ट्रांसफर हुए, जनवरी फरवरी इस शहर में थे, मार्च अप्रैल उस शहर, इतने ट्रांसफर। उनको ये भी ध्यान नहीं रहता कौन सा दोस्त कौन से शहर में था, उनको याद आता कि हाँ नाम था, कौन से शहर में था, हाँ उस शहर में था। ऐसी हालत हो जाती है। वो भी कहते हैं पेरेंट्स को कि भैया थोड़ा क्रांति कम कर लो, पढ़ने दो, हमें भी फेल हो जाएंगे, बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है। फिर वो ऐसे बोलते हैं अपने माँ बाप को। तो एक तरीका ये कि मैं पोस्टिंग के लालच में शांत रहूं, थोड़ी सी चापलूसी कर लूं, और दूसरा ये कि भाड़ में जाए पोस्टिंग, अपने ईमान से समझौता ना करूं। जो पोस्टिंग होगी देख लेंगे, सामान पैक करके रखेंगे, कहीं ट्रांसफर होगी तो सरकारी खर्चे में घूमेंगे, डर किस बात का है। ये तेवर 2-3 साल चलता है, उसके बाद पता नहीं कैसे कम होने लगता है।
जैसे जैसे जिंदगी में जिम्मेदारियां बढ़ती हैं उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगता है, उसके बाद हम लोग कन्फर्मिस्ट होने लगते हैं, जो रिबेल वाली नेचर है वो कम होने लगती है। ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि आपके साथ अलग से होने वाला है, जनरली सबके साथ हो जाता है। तीसरा है ऑफिशियल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल, व्यक्तिगत हित में करें या ना करें, और प्रॉपर्टी के साथ साथ ऑफिशियल अथॉरिटी, ऑफिशियल कॉन्टेक्ट्स, इन तीनों का इस्तेमाल व्यक्तिगत हित में, निजी हित में करें या ना करें। और ये चीजें कई बार इतनी मिक्स हो जाती हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी में तो चलो फिर भी थोड़ा समझ में आ जाता है, जैसे ऑफिस की कार है, आप निकले ऑफिस की कार, सभी ईमानदारी में ना ऐसे ऐसे सवाल लोग पूछते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कुछ लोग तो ऐसे ईमानदार होते हैं कि पेन भी दो रखते हैं, ऑफिस का एक पर्सनल पेन, पर्सनल साइन करना है तो ऑफिस का पेन जेब में डालेंगे, पर्सनल पेन निकालेंगे, उससे साइन करते हैं कि ये मैं भारत माता की करदाताओं के पैसे की स्याही कैसे खर्च कर दूं पर्सनल सिग्नेचर पे। चलिए, तो ऐसे टाइप के होते हैं, उनसे थोड़ा दूरी रखिएगा, वो बड़ा मुश्किल होता है उनसे बात करना। देखिए, अव्यावहारिकता की हद तक जो भी चीज होगी वो बेकार होगी। सारी नैतिकताएं, सारे सिद्धांत वहीं तक सुंदर हैं जहां तक व्यावहारिक हैं। अव्यावहारिकता की हद पे जैसी आ गई, जैसे कुछ शाकाहारी फिदाइन टाइप के होते हैं कि नहीं, पशु को नहीं मारना चाहिए, ठीक है मत मारो यार, किसी ने कहा मारने की, मत मारो। मच्छर मारते रहते हैं सिस्टर के बीच बीच में, अरे तो भाई मच्छर भी मत मारो, करे मैं खाने के लिए नहीं मारता हूँ। अरे यार, उसको क्या फर्क पड़ा कि तुमने खाने के लिए मारा कि बचने के लिए मारा, मार तो दिया ना उसको बिना मत के, ना मारो उसको, तो ठीक है आज से मैं नहीं मारूंगा मच्छर को, बढ़िया है मत मारो। फिर सुबह सुबह गाय भैंसा दूध पी रहे हैं गिलास भर के, अरे भाई बछड़े के लिए दूध था, तुमने डकैती कर ली, उस बेचारी माँ का दूध छीन लिया उसके बच्चे से, भूखे बच्चे से, प्यासे बच्चे से छीन लिया, शर्म नहीं आई? उस बच्चे का सोचो। अब इसको लगता है तो बड़ा पाप हो गया, आज से दूध नहीं, और दूध नहीं का मतलब बर्फी भी नहीं, कलाकंद भी नहीं, पनीर भी नहीं, दही भी नहीं। ध्यान रखना है, कोई भी दुग्ध उत्पाद अगर आप खाते हैं तो इसका मतलब आप किसी ना किसी मात्रा में किसी पशु पे हो रहे अत्याचार का हिस्सा हैं। ध्यान रखना। अब आप इतना मैनेज करेंगे, 8 दिन से मिठाई नहीं खा रही, मिठाई देके मुंह से पानी गिर जाता है बहुत सारा, लेकिन आप फिर भी मैनेज कर रहे हैं। और फिर किसी ने कह दिया कि भाई ये क्या खा रहे हो, आपने कहा दवाई है। अरे यार, एक एक दवाई बनाने में कितने सारे पशु पक्षियों पर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उनको जान गंवानी पड़ती है एक्सपेरिमेंट्स में, उन सबकी जिंदगी तुम खा रहे हो इस दवाई में। कई दवाइयां मछली से बनती हैं, कई दवाई किसी और पशु से बनती हैं। परफ्यूम लगाते हो, छी, परफ्यूम बनता है बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतुओं को मार के, उनके अंदर के जो केमिकल्स हैं उनको निकाल के बनते हैं परफ्यूम। मतलब कुछ फ्लावर्स वाले भी होते हैं कुछ, लेकिन अधिकांश परफ्यूम्स वो हैं जो किसी न किसी जीव जंतु को मार के बनते हैं। जूता पहनते हो, किसी जानवर के चमड़े से बनाया जूता पहनते हो, चप्पल पहनते हो, बेल्ट पहनते हो, चमड़े का बैग लेके घूमते हो, पर्स लेके घूमते हो। अब इसके बाद एक ही रास्ता बचा, या तो अपने सिद्धांतों में व्यावहारिक हो जाइए, और नहीं तो फिर सन्यासी हो जाइए। और जैसे सन्यासी होंगे वो व्यक्ति जो केवल पूछ रहा है वो एक सवाल पूछ लेगा, सांस लेते हो, सांस ले रहे हो, कितने सारे जीव जंतु सांस में चले जाते हैं, मर जाते हैं, कैसे इंसान हो तुम? तो क्या होगा? नथिंग और एवरीथिंग। वही जो फैलेसी है ना, नथिंग और एवरीथिंग, वही फैलेसी है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ईमानदार रहना चाहिए, अपने लिए भी अच्छा है, समाज के लिए भी अच्छा है, लेकिन ईमानदारी अव्यावहारिकता की हद पे जब होने लगे ना, जैसे ऑल पिन, सरकारी ऑल पिन घर में कैसे यूज कर लूं ना, ये पिन सरकार की है, मैं अपनी प्राइवेट पिन लेके आऊंगा, ये घर क्या हो गया यार। अब तुम प्राइवेट पिन लाने के लिए अपनी कार से गए, इतना पोल्यूशन हो गया उसमें, तो वो काउंट कर लेते पोल्यूशन, कुछ ना कुछ तो बिगड़ेगा उससे, तो इससे बढ़िया सरकारी पिन यूज कर लेते। तो उस तरह की ईमानदारी जो है बड़ी चिंताजनक होती है। तो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल, इसका मतलब सरकारी प्रॉपर्टी का मिसयूज पर्सनल इंटरेस्ट में करने से बचना चाहिए। इसका एक बड़ा क्लासिक एग्जांपल ये दिया जाता है कि आईएएस है या कोई सिविल सर्वेंट है, घर से निकला ऑफिस जा रहा है, अपने ऑफिस के बीच में ही उसके बच्चे का स्कूल पढ़ता है, बच्चे ने कहा पापा मुझे छोड़ देना, मम्मी छोड़ देना, बच्चा बैठ गया, उसे छोड़ दिया, पत्रकार ने फोटो खींच ली, कलेक्टर साहब सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग करते हुए और छाप दी अखबार में, या मान लीजिए नहीं भी छापी, किसी ने पूछ ही लिया, तो क्या इस मामले में चिंता करने की जरूरत है या सहज होकर बात करनी चाहिए कि अरे भाई मैं बाप भी तो हूँ, मैं उसी रास्ते पे आ रहा हूँ, रास्ते में स्कूल है, उस बच्चे के बैठने से हाँ थोड़ा वजन बढ़ा, थोड़ा सा कंजम्पशन डीजल का ज्यादा हो गया होगा, कुछ माइक्रोग्राम हो गया होगा निश्चित रूप से, तो मैं इतना माइक्रोग्राम में ईमानदार नहीं हूँ, मेरी ईमानदारी नैनो टाइप की ईमानदारी नहीं है, मतलब नैनो जो मीटर से उस लेवल को उसको नहीं नापेंगे, हम व्यावहारिक रूप से ईमानदार रहते हैं। सरकारी अथॉरिटी है, आप कितनी भी कोशिश कर लें, अगर आप अथॉरिटी में हैं आपके निजी जीवन में फायदे मिलेंगे ही मिलेंगे, हाँ अपनी ओर से उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में फायदे मिलेंगे ही मिलेंगे, अपनी ओर से उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। लेकिन जो अच्छे अधिकारी हैं वो इस डायलेमा में अक्सर रहते हैं कि मैं निजी हित में सरकारी संपत्ति या सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स या सरकारी अधिकारों का प्रयोग करूं या ना करूं। एक बस अंतिम और समझ लें, आपको अपने सरकारी दायित्वों के समय हमेशा यह स्कोप रहेगा कि आप एफिलिएशन या किसी प्रकार का जुड़ाव बना लें किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ या नेता के साथ, एफिलिएशन विद पॉलिटिकल पार्टी या लीडर। अगर आप अच्छे अधिकारी हैं तब मान के चलिए कि ऐसे प्रपोजल बहुत सारे आपके पास आने वाले हैं, बुरे हैं तो और ज्यादा आने वाले हैं, क्योंकि हर पार्टी को दोनों तरह के अफसर चाहिए, खराब वाले भी अच्छे वाले भी। खराब वाले इसलिए चाहिए कि पार्टी फंड का जुगाड़ करना है, बहुत सारे जुगाड़ करने होते हैं। अच्छे इसलिए चाहिए कि राज्य चलाना भी है, देश चलाना भी है। अगर अच्छे थोड़े ज्यादा हो जाए तो विपक्षी वाले इलाके में उनको भेजना भी होता है ताकि वहां करप्शन खत्म हो जाए। तो अगर आप अच्छे अधिकारी हैं तो आपके पास बहुत प्रपोजल्स आएंगे। जैसे सीएम, मान लीजिए अच्छा व्यक्ति सीएम है,
और आपको बुला के कहेगी देखिए बड़ा अच्छा काम करते हैं, आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विद यू, और अच्छी अच्छी बात कर रहे हो, कि थोड़ा सा ना मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आउट ऑफ द बॉक्स आइए, आउट ऑफ द वे जाके काम कीजिए, और मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि हम ध्यान रखेंगे आपका। आपको ये भरोसा भी है कि बाकी सीएम के जो उम्मीदवार हैं इस राज्य में उनसे बेहतर ये है, ये भरोसा भी आपको है। उसके बाद भी दुविधा तो रहेगी कि मैं अपने ऊपर ठप्पा लगवाऊं या ना लगवाऊं, और मेरा अनुमान है कि 70% ऑफिसर्स पे कम से कम ठप्पे लगे होते हैं। हल्का टैग है कि भारी टैग है अलग बात है, लेकिन टैग रहता है कि ये इस पार्टी के नजदीक है, वो इस पार्टी के नजदीक है। 20-30% होते हैं इन पर कोई टैग नहीं होता है, उन पर ये टैग होता है कि अच्छा काम करता है, कोई सरकार आ जाए कोई काम दे दो, काम ठीक से कर देगा। और दुविधा रहती है क्योंकि जहां सीएम ने हाथ रख दिया आपके ऊपर, फिर आप समझ रहे हैं सारी बढ़िया पोस्टिंग, सारी सुविधाएं, मतलब उसके बाद हालत यह है कि अगर आप डीएम हैं और सीएम का हाथ आपके ऊपर है, इसका असली फायदा ये होता है कि उस इलाके के जितने एमपी एमएलए सब धीमे पड़ जाते हैं आपके सामने, जुगनू बन जाते हैं बेचारे। एमएलए आपके सामने आके धौंसे खराब करें, ऐसा है बाहर निकल, यहाँ से बाहर निकल, और सीएम को बोल दूंगा, हाँ बोलेगा सीएम को बोल दूंगा, उसी ने बोला बाहर निकालने के लिए, चल। तब किस बात का खौफ है आपको? और ये क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि आपको सीएम ने या पॉलिटिकल पार्टी ने थोड़ा सा प्रेशर दे दिया है। अगर वो नहीं देगा तो एमएलए से लेकर कोई भी व्यक्ति आपके सिर पर चढ़ेगा, वो दबाव बनाएंगे। इसलिए अधिकारियों के मन में बहुत दुविधा रहती है कि हम इन सब चीजों को हैंडल करें या इससे अच्छे कि किसी पार्टी के साथ थोड़ा सा लिंक बना लें। लेकिन अंत में आपको कहना वही है कि पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी अपने आप में एक मूल्य है। एक अंतिम डायलेमा जो ऑफिसर के सामने आता है और वही है कि हम ऑफिस के नियमों को ज्यादा महत्व दें या करुणा जैसे मूल्यों को ज्यादा महत्व दें। नियम वर्सेस करुणा जैसे मूल्य। एक तरफ ऑफिस के रूल्स रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं, एक तरफ आपके पर्सनल मूल्य है, कंपैशन, एम्पैथी, वो सब। सिचुएशन मैंने आपको बताई थी, वही सिचुएशन है। एक सीनियर मतलब लोअर लेवल पे बड़ी उम्र का कर्मचारी है, उसके 3-4 बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, उसने करप्शन कर लिया और वो करप्शन में फंस गया, फाइल आपके पास है। अगर आपने केस को आगे बढ़ाया तो उसकी नौकरी चली जाएगी, उसके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। केस को नहीं बढ़ाया तो उसके बच्चे पढ़ पाएंगे, उसके बच्चे आपके पास आके भीगी आंखों से निवेदन कर रहे हैं, लगातार आंसू हो रहे हैं। क्या करेंगे ऐसे में? आप लोगों ने क्या फैसला किया था इस मामले में? क्या करेंगे? छोड़ देंगे या निपटा देंगे? कितने लोग छोड़ देंगे? हाथ खड़ा करें। ये कहेंगे कि आगे से ऐसा मत करना, बस। हाँ, आगे से ऐसा मत करना, ये कहेंगे छोड़ देंगे, हाथ खड़ा करें। कौन लोगे? बहुत बढ़िया। चलो, इथिकल डायलेमा जो था वो सारा हो गया। तो अब आपसे कोई पूछे निजी जीवन में, सरकारी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी के मालिकों को, प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों को, सबका आपको क्लियर हो गया। अब इसका समाधान कैसे निकालें? अगर आपके सामने इथिकल डायलेमा आ ही जाए तो उसका सॉल्यूशन कैसे होगा? तो अब है सॉल्यूशन ऑफ इथिकल डायलेमा। इसमें हम 2 पक्षों में देखेंगे और ये पाठ्यक्रम में तो है ही, ये जीवन में बहुत काम आएगा। पहला, अगर पर्सनल लाइफ में डायलेमा आपको है तो उसका समाधान कैसे करें? तो ध्यान से समझ लो इस बात को। इस उम्र के डायलेमा से निकलने के लिए ना एक कुछ कसौटियां पता होनी चाहिए कि जब भी डायलेमा हो तो कैसे उससे बाहर निकले। ठीक है, हालांकि डायलेमा से निकलने का संज्ञानात्मक ज्ञान उतना ही बेहुदा है जितना किसी को ये कहना कि हाउ टू बी स्मार्ट। इसका लेख आपने दिया कि लो बेटा इसको पढ़ के सुबह स्मार्ट होकर आ जाना। तो जो नॉलेज कॉग्निशन से काम नहीं करेगी, उसमें प्रैक्टिस चाहिए, सब चीजें चाहिए। तो उसमें कॉग्निशन बस पहली भूमिका निभाता है, उतनी भूमिका इसकी है। देखिए, डायलेमा तो आएंगे ही आएंगे, चाहे कुछ भी कर लीजिए, उससे तो बच नहीं सकते हैं। हमें तो उसका समाधान निकालना है। तो समाधान निकालने का एक तरीका बहुत पहले डिस्कस किया था हमने, जो आज फिर से लेके आएंगे, टॉपिक नंबर 1 से उठा के लेंगे, और वो है कि आपके पास मूल्यों का एक अधिक्रम या हायरार्की ऑफ वैल्यूज स्पष्ट होना चाहिए। वैल्यू ऑफ मतलब हायरार्की ऑफ वैल्यूज एकदम स्पष्ट हो आपके मन में। और वो सब्जेक्टिव होता है, हर व्यक्ति के अलग अलग होता है, लेकिन इतना सब्जेक्टिव भी नहीं होता कि कोई कुछ भी कह देगा। एक मोटी मोटी ऑब्जेक्टिविटी के साथ हम बना सकते हैं। जैसे अगर हम 2-3 मूल्यों की बात करें, मैं बताता हूं, आप उनकी नंबरिंग कर देना। एक मूल्य है डिसिप्लिन। ठीक है, आप जिस ऑफिस में रहेंगे उस ऑफिस में कुछ मूल्य बोर्ड पे लिखाने हैं, आपको बताने कौन से क्रम में लिखवाना चाहेंगे। एक तो डिसिप्लिन हो गया, एक आप कह सकते हैं पंक्चुअलिटी, एक आप कह सकते हैं इंटेग्रिटी, ठीक है, और एक हो सकता है कंपैशन। हालांकि कंपैशन को वैल्यू कहें या ना कहें अलग बात है, पर चलिए वैल्यू मान लेते हैं एक सेकंड के लिए। अब आपको ये बताना है कि चढ़ते क्रम में नहीं, उतरते क्रम में बताना है, यानी टॉप जो होगा सबसे ऊपर होगा। ठीक है, तो नंबर 1 पर किसको रखेंगे? सुकरात बताएंगे। सुकरात देखेंगे घूर के इन चारों को, बताओ। इंटेग्रिटी, देखिए क्या बात है, यही तो सुकरात की सुकरातत्व है। इंटेग्रिटी नंबर 1 पर। उसके बाद नंबर 2 पे क्या रखेंगे? कम पैशन, पैशन का कम होना, करो ना। ठीक है, नंबर 2 पर कंपैशन कर देंगे। नंबर 3 पर ये असली सवाल है, डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी में कौन सा ऊपर आएगा? क्यों ऊपर आएगा? क्योंकि पंक्चुअलिटी इज ए पार्ट ऑफ डिसिप्लिन। तो जब भी कोई एक छोटा मूल्य है, बड़े मूल्य का हिस्सा है, तो बाद में आना चाहिए, पहले बड़ा मूल्य आएगा। नंबर 3 पर डिसिप्लिन और नंबर 4 पर पंक्चुअलिटी। अब अगर हम में से अधिकांश लोग एक ही बात कह रहे हैं इस मामले में, आप में से कितने लोगों ने, ईमानदारी से बताना, कितने लोगों ने इससे अलग क्रम सोचा था? कुछ ऐसे लोगों की संख्या करीब 25-30 के आसपास है। और कितने लोगों ने यही सोचा था? ये संख्या करीब 40 है, क्योंकि अधिकांश तो वही सोचा ही नहीं था। हम क्यों सोचेंगे? आप काहे यहाँ पर आए हो? सोचवाओ हमें, हम क्यों सोचेंगे? हम क्यों सोचेंगे भाई?
तो अधिकांश लोग तो वही है कि हम क्यों सोचेंगे। लेकिन अच्छी बात है कि 40 ने ये सोचा और 25 ने कुछ और सोचा। इसका मतलब ऑब्जेक्टिविटी का स्कोप सब्जेक्टिविटी से ज्यादा हो सकता है ना मूल्यों के मामले में, जैसे इस मामले में देखा। तो जिन लोगों ने कुछ और सोचा था उनमें से एक दो लोग बताएं क्या सोचा था, मैं समझना चाह रहा हूँ कहाँ डिफरेंस, एक एक करके। हाँ आप क्या बताइए। हाँ कंपैशन चौथे पे आएगा, अच्छा बाकी वही क्रम कंपैशन नंबर 4 पे आ जाएगा। आप बताइए। कंपैशन 1 पे आएगा, फिर इंटीग्रिटी आएगी और बाकी फिर वही क्रम। ठीक है, एक वहां से बता दो भाई। हाँ उठ के बोलो जरा। कंपैशन 1, इंटीग्रिटी नंबर 2, बाकी वही तरीका। लेकिन डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी में आप सबने डिसिप्लिन को ऊपर रखा होगा, है ना, सामान्य राय यही होगी। कम से कम इससे एक बात समझ में आ रही है कि मूल्यों का अतिक्रम इतना सब्जेक्टिव मामला भी नहीं है, उसमें ऑब्जेक्टिविटी का स्कोप ठीक ठाक मात्रा में बन सकता है। अगर आपके मूल्यों का अतिक्रम आपकी निगाह में एकदम फिक्स है, जो कि हो सकता है, बड़ी बात नहीं है, तो क्या होगा। आमतौर पर जो मैंने कहा डायलेमा 2 तरह के होते हैं, एक होता है हित बनाम मूल्य, एक है मूल्य बनाम मूल्य, नैतिकता बनाम नैतिकता। तो नैतिकता बनाम नैतिकता के हर डायलेमा को सॉल्व करने का सिंपल तरीका है कि आपको पता हो कि विभिन्न मूल्यों में किसका महत्व कितना है। और सिंपल सी बात है, जब भी दो मूल्य टकराएं तो जो ज्यादा ऊंचा मूल्य है उसको प्राथमिकता दीजिए, वो जो नीचा मूल्य है उसको छोड़ दीजिए। उस समय जहां तक दोनों चीजें साथ चल सके चलाइए, जहां ना चल सके प्राथमिक मूल्य वाली बात को मान लीजिए, दूसरी वाली बात को छोड़ दीजिए। समझ पा रहे हैं इस बात को। चलिए, एक तो ये हो गया। दूसरा, इसमें एक गोल्डन रूल इथिक्स का माना गया है, और वो गोल्डन रूल मैंने एक बार आपको समझाया था, आज फिर समझ लेते हैं। उसमें एक ही पॉइंट में मामला फंसता है। एक गोला था जिसका मतलब था मैं, ठीक, तो मैं के बाद क्या आएगा, वो मैं के बाद आ गया परिवार आ गया, परिवार के बाद क्या आ गया, मोहल्ला, गली, समाज, समुदाय कर लीजिए, समुदाय हो गया। समुदाय के बाद सीधे देश कर लेते ना, कितना बहुत देर के बाद बना देश आएगा। देश के बाद आ गया विश्व, या पहले एशिया करना है, विश्व ही कर लो, ठीक है, ऐसा क्या है। और विश्व का मतलब मानव मात्र, इसको विश्व का मतलब मानव जगत। और उसके बाद आ गया ब्रह्मा जी का अंडा, यानी कि ब्रह्मांड। आप लोग हंसते हैं, सीरियसली यही मतलब है इसका। ब्रह्मांड शब्द का यही मतलब है, ब्रह्म का अंड, यही मतलब है। आप मजाक समझ रहे हैं। फिलोसफी में यही सिद्धांत, फिलोसफी में समझाऊंगा तो आप कहेंगे अरे ये मतलब था, आप समझ में आया, यही मतलब है इसका। दर्शन में एक सिद्धांत है, जो लोग मानते हैं कि ईश्वर ने जगत को अपनी ही सामग्री से, अपने ही प्रयास से बनाया, तो ब्रह्म और जगत में वही संबंध है जो मुर्गी और उसके अंडे में है। इस सेंस में कहते हैं कि ब्रह्मांड। अब देखिए, सिंपल सा जो गोल्डन रूल है वो ये है कि जब भी नैतिक दुविधा आए, व्यापक हित को प्राथमिकता दीजिए। व्यावहारिक जीवन में होता है इसका उल्टा है आमतौर पर, वो भी गोल्डन रूल है। पर हाँ, नैतिकता का नियम ये है कि जब भी दुविधा आए, व्यापक हित को प्राथमिक हित की तुलना में, मतलब संकीर्ण हित की तुलना में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और जब भी ऐसा कुछ लिखना है तो गोले पे गोला बना के आना, ठीक से 5-6 गोले बना के आना। परीक्षा गोले देख के आह्लादित हो जाता है, वाह क्या गोला बनाया है। फिर वो खुशी के मारे 2 गोले और बना देता है अंकों के रूप में, और उसकी पहले लिखता है 1, तो 100 नंबर हो जाते हैं। तो ऐसा चित्र बनाइएगा। लेकिन इसमें एक ही दुविधा है, देखो बाकी सब मामलों में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब मामलों में ठीक है। जैसे मैं अपने स्वार्थ की तुलना में अपने परिवार का स्वार्थ देखूं, सामान्य बात है, कौन सी खास बात है। अगर मेरे परिवार और मेरे समुदाय में कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए तो कई लोग अपने परिवार के बजाय समुदाय का साथ देते हैं, जैसे खाप पंचायत वाले। मैं तो रूह कांप जाती है सोच के कि बाप और माँ ने अपने ही बच्चे की गर्दन काट दी क्योंकि उसने उस समुदाय के नैतिक नियम को मानने से मना कर दिया। और ऐसे बहुत सारे प्राउड पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों की हत्या की है, उन्हें रत्ती भर भी इस बात का दुख नहीं कि उन्होंने गलत किया। उनको लगता है कि एकदम ठीक किया, क्योंकि मेरी औलाद अगर मेरे समुदाय के खिलाफ है तो उसको जीने का हक नहीं है। तो माइंडसेट का मामला है ना, उनका माइंडसेट वैसा है। ऐसा नहीं कि वो बुरे लोग हैं, उन्होंने बचपन से वही चीजें समझी हैं, वही देखा है, तो वैसा करते हैं, उनको दुविधा नहीं है। अब मेरे समुदाय और मेरे देश में अगर कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए तो भारत माता सबसे ऊपर है, सीधी सी बात है, ठीक, देश का हित सबसे ऊंचा है। और इसलिए यदि मेरे समुदाय के सब अगर बहुत बदतमीजी करते बात लगे, जैसे आप घर के अंदर हैं और पापा के 3 झापड़ मारे कस के, और आप बोले क्यों मार रहे, बोले क्योंकि बेटा परिवार मैं से ऊपर होता है, तो कुछ बोलना मत, मैं परिवार हूँ, मैं मार रहा हूँ, तो परिवार के हित में चुप रहो, एक और मारा कस के, तो कब तक आदमी चुप रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ बोलेंगे ही नहीं, लेकिन जनरली जहां कॉन्ट्रडिक्शन आए वहां प्राथमिकता उसको दीजिए। जब तक दूसरा बड़ा पक्ष बहुत बदतमीजी न कर रहा हो तब तक उसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इसको मैं एक्सप्लेन, इसीलिए मैंने पहली भूमिका बनाने के लिए बोल दिया। अगर देश किसी समुदाय के साथ बहुत बदतमीजी करने लग जाए तो उस समुदाय को चुप रहना चाहिए, देश के हित में, या अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। लेकिन जब कोई ऐसी बदतमीजी का मसला ना हो, इतना ही मसला हो। देखिए, अभी एक प्रश्न पढ़ेंगे, कानून का सम्मान क्यों करना चाहिए। दुनिया का हर कानून हर व्यक्ति के फायदे में नहीं होता है। भारत में अगर मान लीजिए 1000 कानून हैं, उन 1000 में से कम 10 ऐसे होंगे जो मुझे फायदा पहुंचाते होंगे बाकियों की तुलना में, और अगर 10 ऐसे हैं जो मुझे बाकियों की तुलना में नुकसान पहुंचाते हैं, तो जब मैं उन 10 को लेकर शांत था तो इन 10 को लेकर भी शांत रहना चाहिए, बशर्ते इन 10 के पीछे कोई रीजनिंग हो, तर्क हो। अगर कोई तर्क है और उस तर्क के आधार पर कानून बना है और उस कानून से मुझे इंडिविजुअली थोड़ा सा नुकसान होता है, तो मेरा धर्म बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उस नुकसान को ईमानदारी से झेलूं, क्योंकि मैं एक सिस्टम में रहता हूं। उस सिस्टम में हजारों कानून हैं, उनमें से कुछ कानून मुझे भी फायदा पहुंचाते हैं, तो कुछ मुझे नुकसान भी पहुंचाएंगे।
हाँ, उन सबके बीच में कोई रीजन हो, तर्क हो, इतना काफी है। अतार्किक है तो विरोध करना चाहिए, लेकिन अगर तर्क है, जैसे आरक्षण है, मुझे आरक्षण नहीं मिलता था, पर मुझे आरक्षण के सिद्धांत से बड़ी सहमति रहती है हमेशा से, क्योंकि इंडिविजुअल लॉस ठीक है, मेरा है, कई लोगों का होता है, पर यदि आप ये मान लेते हैं कि समाज के समतलन के लिए, लेवलिंग के लिए, समाज, मतलब ये शब्द लास्की ने दिया बड़ा अच्छा शब्द, लेवलिंग ऑफ सोसाइटी, एक लेवल में लाने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप सोसाइटी की लेवलिंग के लिए कभी भी वंचित वर्ग को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो इसका नुकसान कोई तो झेलेगा ही झेलेगा। और जो नुकसान झेल रहा है दरअसल वो व्यक्ति है जिसने कई पीढ़ियों से फायदा उठाया है, कई पीढ़ियों का संचित फायदा भी तो मुझे मिला। इसलिए अगर आज मुझे थोड़ा सा नुकसान हो गया तो मुझे इतनी चिल्लको नहीं मचानी चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बस ये जरूरी है कि मुझे उसमें तर्क नजर आए, और तर्क अगर है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि समाज को समझाए कि तर्क क्या है। और मेरा दावा है कि आरक्षण का विरोध करने वाले 90% से ऊपर लोग वो हैं जिन तक सरकार वो तर्क पहुंचा नहीं पाई कि आरक्षण क्यों दिया जाता है। तर्क समझते ही हर व्यक्ति मानता है कि हाँ, सिद्धांत में ठीक है, व्यवहार में कुछ कमियां हो सकती हैं, उसको ठीक करना भी चाहिए, लेकिन सिद्धांत में बात समझ में आती है। तो हमें कानून का सम्मान इसलिए करना चाहिए क्योंकि एक कानून मेरे खिलाफ है तो क्या हुआ, 10 मेरे फायदे में भी तो है, और कुल मिला के सारे कानूनों का समुच्चय समाज के फायदे में है। यह पर्याप्त आधार है कि हम कानून का सम्मान करें। इसलिए अगर देश और समुदाय का झगड़ा हो, हमारे देश को ऐसा कानून बनाए जिससे हिंदुओं को, मैं हिंदू हूं, हिंदुओं को कोई ऐसा फायदा मिल रहा था पहले से, मिलना बंद हो जाएगा, पर देश के लिए अच्छा होगा, तो मुझे देश के समर्थन में रहना चाहिए, अपने समुदाय की बात नहीं करनी चाहिए। 3 तलाक कानून का विरोध हुआ, अगर मुस्लिम समाज इस पर विरोध नहीं करता है तो इसका मतलब है कि उसने कहा कि हाँ, हम समुदाय के विरुद्ध एक कानून देश के हित में है, सिविल कोड के पक्ष में है, एक सभ्य समाज बनने के पक्ष में है, तो हम स्वीकार करेंगे, इसमें क्या दिक्कत है, करना ही चाहिए। और यदि कोई मुस्लिम उसका विरोध करे तो चिंता की बात है। हिंदू कोड बिल 1955 में आया जिसने हिंदू महिलाओं को अधिकार दिए, उसका विरोध कोई करे तो चिंता की बात है, क्योंकि समुदाय का हित एक देश के हित से बड़ा नहीं होना चाहिए। यहां तक भी ठीक है। मामला जो फंसता है ना, वो फंसता है देश के बाद। देश का हित है और विश्व का हित है, अब हम क्या करें ये बताओ। जैसे पोल्यूशन है, कार्बन उत्सर्जन का मामला है, विश्व का हित कहता है कि हम कार्बन उत्सर्जन कम कर दें अपना, और बाकी देश भी कहते हैं कि भाई आप कम करो, आप बहुत कार्बन फूंक रहे हो। हम कहते हैं कि देखो, अमेरिका और यूरोप ने बहुत फूंक फूंक के अमीर बन गए, हम जैसी फूंकने लगे अमीर बनने के लिए, तब तक ये ज्ञान आ गया सारा का सारा कि इस समय नहीं फूंकना चाहिए, तो हमें फूंक लेने दो 10-20 साल, उसके बाद सोचेंगे, उसके बाद पर्यावरण खेलेंगे, थोड़ा हमें पहले विकास खेलने दो ठीक से। हमारा स्टैंड ये रहता है। अब आप ये बताएं कि भारत सरकार का स्टैंड क्या होना चाहिए? क्या हमें अपना उत्पादन और कार्बन उत्सर्जन कम कर देना चाहिए या निपटा देना चाहिए पर्यावरण को? क्या करें बताइए, तो क्या करें? तो हम बीच का रास्ता तो निकालते ही हैं, बीच का रास्ता तो, लेकिन ऐसे में मान लीजिए अंततः देश की सरकार तय करे कि भाई ऐसा है, अपनी ट्रीटी अपने पास रखो, अपनी कन्वेंशन अपने पास रखो, हम नहीं ले रहे इस कन्वेंशन को। हम तो भाई इन लोगों ने 300 साल फूंका है, हम कम से कम 20 साल खुल के फूंकेंगे, उसके बाद बात करेंगे कि पर्यावरण कैसे ठीक करना है। इस मामले में क्या है कि देश का हित और विश्व के हित में देश का हित ऊपर है। और क्योंकि अब भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा दे रहे हैं, IAS में जो आई है ध्यान रखना है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, इंडियन पुलिस सर्विस है, ये ग्लोबल पुलिस सर्विस नहीं है और ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस भी नहीं है, तो थोड़ा सा हेर फेर तो करना ही पड़ेगा आपको भी। तो सूत्र समझ लो, गोल्डन सूत्र है, जब जब देश का मामला फंसे इस गोल चक्कर को छोड़ देना कि देश, भारत माता सबसे ऊपर, विश्व माता नंबर 2 पे, गौ माता तो नंबर 3 पे कर लो, पहले विश्व माता रखो, और ब्रह्मांड तो छोड़ दीजिए, भी कौन पूछा ब्रह्मांड को, तो विश्व नहीं संभल रहा था। तो आमतौर पर देश तक चलेंगे नीचे से, तो जितना बड़ा हित उतना अच्छा। देश जब सामने आ जाए तो क्योंकि आपको एक देश की सरकारी नौकरी में जाना है, तो देश की सरकारी नौकरी के चयनकर्ता ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि आप अरुंधति राय बन जाए, महात्मा गांधी बन जाए, रविंद्रनाथ टैगोर बन जाए, इतना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप करवाना ही मत कि मुझे बर्दाश्त कर लो प्लीज, ऐसा मत करवाना है ना। नौकरी तो चाहिए भी आपको, तो पहले नौकरी लेने के लिए उसके सूत्रों पे काम कीजिए। तो राष्ट्रीय नैतिकता जो है, देशभक्ति, उसको नंबर 1 पे रखिए। बस देशभक्ति का असली मतलब डिस्कस किया था हमने। जो प्रश्न आया था कि रक्षा सेवाओं में देशभक्ति का मतलब देश के लिए जान देना है, आपके लिए इसका मतलब क्या है? क्या मॉब लिंचिंग करना है इसका मतलब? कि लाठी भाला लेके किसी हॉस्टल में उसके पीटना लोगों को, उसका मतलब ये होता है? या सड़क पर कोई गाय के साथ घूम रहा है उसको जान से मार देना, ये इसका मतलब होता है? अधिकांश लोग आप पाएंगे, कभी स्टडी कीजिएगा इस चीज को, जिस संस्था ने कहा ना कि हमने हमला करवाया है, आप उनकी भाषा पढ़ेंगे, वो देश और हिंदू शब्द का प्रयोग आमतौर पर रिवर्सिबल तरीके से करते हैं। देश की बात करते बीच में हिंदू आ जाता है, फिर बीच में देश आ जाता है। उस पूरे गड्ढमड्ढ पैराग्राफ को पढ़ के समझ नहीं आता कि देश और हिंदू में क्या संबंध है। और थोड़ा सा गहराई में पढ़ेंगे तो उसका मतलब देश मतलब हिंदू पुरुष। सच्ची औरतें वो हैं जो पति की बात माने, वो देशभक्त महिलाएं हैं। जो पति की बात नहीं मानती, बाहर निकलती, उल्टा औरत है, वो देश की, वो भारत की नहीं हो सकती, वो फ्रांस की औरत है, भारत में आ रही है। तो जिसको आजकल सड़क छाप देशभक्ति कहते हैं, उसका बेसिक मतलब होता है उत्तर भारत का हिंदू मर्द। उत्तर भारतीय हिंदू मर्दवाद का मतलब चल पड़ा है देशभक्ति। इसलिए उत्तर भारत में बोलते हैं गाय को जो खाएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। और केरल का हिंदू कहता है, तो मैं क्या हूं बता दो भाई मुझे। गोवा का हिंदू परेशान है, बीजेपी की सरकार चल रही थी, गाय का मांस बिक रहा था वहां पर, तो मैं क्या हूं बता दो भाई मुझे।
नॉर्थ ईस्ट वाले कह रहे हैं, तो पहले ही कह रहे थे कि भारत में नहीं है, निकालो उनको बाहर से। अब आप समझ नहीं पा रहे कि इन सबको मैनेज कैसे करता है। बोलते नहीं, मतलब वो यहाँ के लिए था, वो पूरे भारत के लिए नहीं था, वो यहाँ के लिए था। तो देशभक्ति का जो सामान्य मतलब चल रहा है इस समय, उत्तर भारत का हिंदू मर्दवाद, ये मतलब है जी। वाह क्या बात है। ये कह रहे हैं जो केरला, आपने कहा केरला में हिंदू गाय नहीं खाता, केरला में कम्युनिस्ट गाय खाता है। वाह, बताओ हिंदू और कम्युनिस्ट में कैसा गोला बनेगा? नहीं, ये सुकरात जी बताएंगे कि हिंदू और कम्युनिस्ट में कौन सा गोला बनेगा। हमें दो समूहों का संबंध समझना है, और केरल का हिंदू और केरल का कम्युनिस्ट, इनमें कौन सा संबंध बनेगा? उठ के बोलिए, उठ के बोलिए। आपने सही जवाब दिया, बस उठ के बोलिए। इसका मतलब है कि जो हिंदू है कम्युनिस्ट नहीं हो सकता, जो कम्युनिस्ट है हिंदू नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि सारे हिंदू कम्युनिस्ट हैं या सारे कम्युनिस्ट हिंदू हैं। इसका मतलब हिंदू और कम्युनिस्ट एक ही बात है, समानार्थक शब्द हैं। इसका मतलब कुछ हिंदू कम्युनिस्ट हो सकते हैं, कुछ कम्युनिस्ट हिंदू हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं। सबके पहला ये कह रहे हैं इनके हिसाब से पहला है। तो मैं केवल ये पूछना चाह रहा हूं, मुझे सिर्फ ये बताओ कि उपाधि नहीं, मुझे ये बताओ कि भगत सिंह इसमें से कहां आएगा? भगत सिंह हिंदू था और वामपंथी था, कम्युनिस्ट था, तो भगत सिंह कहां आएगा? या सीताराम येचुरी कहां आएगा? मैंने जो प्रश्न पूछा वो हिंदू और कम्युनिस्ट में पूछा। हिंदू और कम्युनिस्ट में अगर संबंध ये है तो भगत सिंह कहां आएगा? अरे अपवाद कहीं तो आएगा, लेकिन ये बनेगा ना, हिंदू जो कम्युनिस्ट नहीं है, कम्युनिस्ट जो हिंदू नहीं है, हिंदू जो कम्युनिस्ट है, यही तो बनेगा। कम्युनिस्ट तो विचारधारा का मामला है ना, और क्या। तो बात स्पष्ट हुई। सेकंड बात यह है कि देश के हित को हम सबसे ऊपर मान लें, और उसके अलावा कसौटी ये लेकर चलेंगे, जब भी व्यापक हित और संकीर्ण हित में कॉन्ट्रडिक्शन हो, कोशिश कीजिए कि व्यापक हित को प्राथमिकता मिले। ये एक दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका जो हम सब इस्तेमाल करते हैं, रात दिन इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। और ये डिसीजन मेकिंग का सबसे गोल्डन रूल माना जाता है। जो लोग सोच समझ के फैसला करते हैं उनके लिए अच्छा माना जाता है। बहुत सारे लोग फैसला करने के बाद सोचते समझते हैं, उनकी बात अलग है। जो सोचने समझने के बाद फैसला करना पसंद करते हैं, उनका गोल्डन रूल है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। जीवन में जब भी आप कोई फैसला लेंगे, चाहे नैतिक अनैतिक हो, चाहे सामान्य फैसला हो, अंततः आपके दिमाग में एक तराजू बना रहेगा कि उसमें आपका खर्चा कितना है और उससे होने वाला आपका लाभ क्या है। बस जो बहुत मोटी बुद्धि के लोग हैं वो खर्चा लाभ की गणना वित्तीय सेंस में करते हैं। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कॉस्ट और बेनिफिट केवल फाइनेंशियल नहीं होता, वो भी होता है, सोशल भी हो सकता है, पॉलिटिकल भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है। जितनी तरह की कीमतें हैं और जितनी तरह के फायदे हैं, उन सबको जोड़कर तराजू अपने हाथ में रखिए, और अंत में जिस फैसले में लाभ ज्यादा हो उसको चुन लीजिए। और एक बात और ध्यान रखनी है, ये केवल पर्सनल बेनिफिट की बात नहीं है। नैतिकता की दुनिया में हम इसकी कसौटी रखते हैं समाज को, और व्यक्तिगत जीवन में इसकी कसौटी रखते हैं खुद को। कोई भी फैसला हो, अगर कोई आपसे कहे कि रूम चेंज कर लो, रूममेट चेंज कर लो, आप तुरंत हाँ बोल देंगे, पहले टटोलेंगे इस बात को। आप एक रूम में अच्छा वाला रह रहे हैं, रूममेट आपका अच्छा है, रूमी आपका बहुत अच्छा है। इतने में किसी ने प्रपोजल दिया कि भाई मुझे रूममेट की जरूरत है, आपसे मुझे बात करना ठीक लगता है, क्या आप मेरे रूममेट बनना चाहेंगे? और आपने भाई, जब आप कंफर्ट जोन में तो आप क्यों हाँ बोलेंगे? आप बोलेंगे नहीं यार मैं तो ठीक हूँ। फिर वो कह रहा है कि एक रूम बड़ा अच्छा मुझे मिल गया है, जिसका रेंट केवल 4000 रुपए है, और वो काफी बड़ा कमरा है, उसमें अटैच वॉशरूम भी है, और वो है भी पड़ोस में ही मेरे, क्योंकि अंकल का ही फ्लैट है तो अंकल ने मुझे दे दिया। वैसे तो नहीं मिलता है वो कमरा, पर मुझे मिल गया है। तो उसमें मतलब एक सीट खाली थी, मुझे लगा आपसे पूछ लूं, महीने का 2000 रुपये उसमें देना होता है। फिर अब आप कहेंगे अच्छा कहाँ है? अभी आप कहते हैं कि नहीं मुझे, वो कहेंगे कहाँ है? फिर बोला एकदम पड़ोस में ही है, बस जैसे नाले से उतरते ही एकदम पड़ोस में घर है, और कोने में ही है, सामने पार्क भी है, और खिड़कियां भी अच्छी है, हवा धूप सब आता है। और विद्यार्थी जीवन में हवा धूप आ जाए तो लगता है पार्टी हो गई, हवा भी आ गई, धूप भी आ गई, बहुत बड़ी बात हो गई। अब आप कहेंगे कि एक बार दिखा दो, वो कहेगा कि आपका तो रूममेट करते बहुत अच्छा है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। अब है लेकिन ठीक है, मैं दिखा दूं क्या हो गया, ऐसा क्या अंडरस्टैंडिंग तो बन जाती है, ऐसा क्या अंडरस्टैंडिंग में। फिर आप रूम देखेंगे, रूम सच में बहुत अच्छा है, आप जिस पिंजरे में रहते हैं उससे बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिर आपने सोचा इसमें और कौन कौन है हॉस्टल में, बाकी लोग भी ठीक ही लग रहे हैं, रूममेट के तौर पर वो व्यक्ति भी ठीक है, बुरा नहीं आपको लग रहा है, ठीक है। और वहाँ खाना बनता है घर का, मतलब एकदम घरेलू तरीके से खाना बनता है, किचन है, सब लोग स्वस्थ दिख रहे हैं वहाँ पर। फिर उसने कहा कि अब फाइनल कीजिए मुझे, नहीं तो एक दूसरा व्यक्ति हाँ बोलने वाला है, जल्दी बताओ मैं हाँ बोलूँ कि ना बोलूँ उसको। तो आप क्या करेंगे? क्योंकि आपके दिमाग में तराजू लगा हुआ है, एक तरफ है दोस्त की दोस्ती बहुत दिनों की, एक तरफ है सस्ता कमरा, हवा पानी बिजली दोस्त ऊपर जाता जा रहा है, हवा पानी बिजली धूप, सस्ता कमरा, ठीक ठाक रूममेट, सामने पार्क जिसमें पढ़ाई भी हो सकती है और ऐसा होती है, आपने कहा हो गया, डन हो गया, डन हो गया। फिर आप अपने रूममेट को जाके कहानियां सुनाएंगे बहुत सारी, अरे यार पता क्या हो गया था यार, और कुछ नहीं बोलेंगे, यार मुझे ना थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है, फैल सकती है, तो 3 हफ्ते से खांसी चल रही है, ठीक नहीं हो रही है। डॉक्टर ने कहा कि अगर रूममेट का प्यार करते हो तुरंत छोड़ दो उसे।
तो और उसने ये भी कहा कि जैसे नफरत है उसको रूममेट बना लो। तो मैं एक आदमी को ढूंढ के आया हूँ, उससे नफरत मुझे है, तेरी जान बचाने के लिए मैं कमरा छोड़ रहा हूँ देख, और वो भी अपने पैर पकड़ लेगा। ऐसा दोस्त होना चाहिए, ऐसा दोस्त। फिर जाइए धूमधाम से। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में लगाओ तराजू, और तराजू में आपने क्या देखा? फाइनेंशियल फायदा देखा। सोशल लॉस थोड़ा सा है पर फाइनेंशियल फायदे की तुलना में कम है। फिर पॉलिटिकल फायदा नुकसान है नहीं, इमोशनल आपको इस उम्र ज्यादा मतलब रहता नहीं है कि इमोशनल सोशल, तो एक ही बात यहाँ पर होगी ना। कुल मिला के फायदा जो है वो नुकसान की तुलना में ज्यादा है, तो फायदे के पक्ष में चलेगा। यही तराजू लगाओ ना सबके दिमाग में, कैसे काम होता है इसके बिना। यही तराजू जिस विचारधारा ने अपना लिया उसका नाम है उपयोगितावाद, जिसका जिक्र उन्होंने किया कि यूटिलिटेरियन फिलोसफी, जो हम पढ़ेंगे आगे चलकर, बेंथम को पढ़ेंगे, मिल को पढ़ेंगे, वो इस तराजूवाद के ही समर्थक है बेसिकली। इथिक्स की दुनिया में, सामाजिक मसलों में यही तराजू समाज को केंद्र में रख के आना चाहिए। किसने आपसे पूछा कि ठीक है गलत है? सामाजिक रूप से उसकी कीमत क्या होगी, सोशल, साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, और समाज को इससे फायदा कितना होगा, या परिवार का नुकसान कितना, परिवार का फायदा कितना। जिस चीज में परिवार या समाज को फायदा ज्यादा है, नुकसान कम है, उसे नैतिक मान के चुन लीजिए, और जिस चीज में नुकसान ज्यादा है, फायदा कम है, उसे अनैतिक मान के छोड़ दीजिए। स्पष्ट एकदम। मान लो कि इन तीन चीजों से भी आपका पर्सनल लाइफ का डायलेमा सॉल्व नहीं हो रहा, तो चौथा तरीका होता है गाइडेंस। और इस दुनिया में सबसे खुशनसीब वो लोग हैं जिनके पास ठीक ऐसे लोग हैं कुछ, जो उन्हें संकट के समय सलाह दे सकते हैं और सलाह देने के लायक भी होते हैं। इसको यूं समझें कि देखिए, आपके जीवन में ऐसे लोग बहुत होंगे जो सलाह देने को उतारू रहते होंगे, सलाह ले लो, सलाह ले लो, सलाह ले लो, और आप बचते होंगे कि सलाह ज्यादा मिल रही है, इतनी नहीं चाहिए हमें, है ना, ज्ञान नहीं चाहिए। और जिस मुद्दे पर आपको सलाह चाहिए उसमें भी देने को 50 लोग तैयार बैठे हैं, और वो सलाह ऐसी देंगे कि आपका जो विश्वास थोड़ा बहुत उन पर था वो भी हट जाता है उसके बाद से विश्वास। तो कोई ऐसा व्यक्ति आसपास जो आपको आपके मेंटल लेवल पे जाके अपने अनुभवों और ज्ञान का उपयोग करके समझदारी के साथ आपको समझाते हुए सलाह दे सके। किसी के भी पर्सनल लाइफ क्राइसिस में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स में शायद ही एक होता है सलाह देने के लायक होता है, लेकिन अगर ऐसा हो तो उससे सलाह ले लेनी चाहिए, क्योंकि भाई फ्रेंड्स तो आमतौर पर उसी माइंडसेट पे जिस पे आप हैं। तो एक खास उम्र में जो दुविधा है वो उनको भी दुविधा है, तो क्या बेचारे सॉल्व करेंगे। दुविधाओं को सॉल्व करने के लिए कसौटी ये भी है कि जो उन दुविधाओं से निकल चुका है वो ज्यादा आसानी से कर पाएगा। मैच्योर होने के बहुत सारे अर्थों में से एक ये भी है कि जिस चीज के लिए आप 10 साल पहले जान देते थे, आज आप उस पर हंस पा रहे हैं कि अरे मैं इस पे जान देता था, अरे कितना कद्दू था मैं पहले। फ्रेंड्स हो सकते हैं, किसी किसी के पेरेंट्स भी इतने योग्य होते हैं कि वो सलाह दे सके, वरना पेरेंट्स से पर सलाह लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो एक पीढ़ी पुरानी सलाह दे रहे होते हैं और बच्चों को नई पीढ़ी की सलाह चाहिए होती है। लेकिन हाँ, कुछ पेरेंट्स बड़े फ्रेंडली किस्म के होते हैं, समझदार होते हैं। पेरेंट्स के पास अपनी इज्जत बचाने का आखिरी एक तरीका ये होता है कि बच्चों के दोस्त बन जाए। इसके अलावा अपनी इज्जत बनाए रखने का कोई तरीका उनके पास है नहीं बेसिकली, वरना प्रेस्टीज तो रहती है, एस्टीम नहीं रहती है। इन दोनों का अंतर समझ रहे हो? प्रेस्टीज मतलब ओहदा तो रहता है पर अंदर से सम्मान नहीं आता है बच्चों के मन में। ओहदा है, बाबूजी बाबूजी प्रणाम बाबूजी, और निकल लिए वहां से, तो बात नहीं करेंगे आपसे, डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये अपनी पीढ़ी में रहेगा, हमारी पीढ़ी पे उतरेगा नहीं। तो फ्रेंड्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, किसी किसी केस में हो सकता है कोई टीचर आपके आसपास हो, आपकी मदद कर सकता हो, उससे ले लें। और सबसे अच्छा पता है इस मामले में जो एक्सपर्ट है वो एक्सपर्ट ही होता है, नीम हकीम खतरे जान। अगर आप किसी साइकोलॉजिकल काउंसलर से मिल सके जो मनोवैज्ञानिक है, सलाहकार है, तो ऐसे कुछ लोग हैं जो साइकोलॉजी पढ़ने के बाद क्लिनिकल काउंसलिंग में ही पढ़ाई करते हैं, उसी के विशेषज्ञ हो जाते हैं। मैं साइकेट्रिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, साइकेट्रिस्ट वो व्यक्ति है जिसने एमबीबीएस किया है फिर साइकोलॉजी भी पढ़ा है। तो वो जो साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उनमें जो दवाइयां देनी पड़ती है, जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उसकी दवाइयां हैं, वो जो देगा वो या तो न्यूरो एक्सपर्ट होगा या साइकेट्रिस्ट होगा। इनका बहुत क्लोज फील्ड है दोनों। साइकोलॉजिस्ट का काम ये सब नहीं है, वो एमबीबीएस वाला व्यक्ति नहीं है। उसने तो ह्यूमन बिहेवियर को ठीक से पढ़ा है, साइकोलॉजी को ठीक से पढ़ा है, और वो बातें करके ये समझ पाता है कि ये व्यक्ति किस साइकोलॉजिकल कंडीशन में है और इस कंडीशन से बाहर निकालने के आसान तरीके क्या हैं, वो उस पर काम करता है। तो अच्छा काउंसलर अच्छा लिसनर होता है बेसिकली। और काउंसलिंग लेना बुरी बात नहीं है, मैं तो कई बच्चों को सलाह देता हूँ जब वो पर्सनल क्राइसिस जिस वक्त मैं कहता हूँ कि जाओ किसी से मिल लो काउंसलर से। तो काउंसलिंग बड़ी अच्छी चीज़ है। और जब आपको थोड़ा तनाव ज्यादा हो, मतलब मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने कम से कम 2 या 3 बार काउंसलिंग ली है, साइकोलॉजिस्ट को ढूंढ के जाके मिल के बात की, क्योंकि अगर मन आपका परेशान है, मतलब आपकी उम्र की बात कर रहा हूँ तो जरूरत नहीं पड़ती है, जब आपकी उम्र में था उस समय ऐसा कई बार किया। तो इसमें क्या है भाई, शरीर बीमार हो सकता है तो मन भी तो बीमार हो सकता है। शरीर बीमार हुआ तो दवाई पर दवाई खाए जा रहे हैं, ये क्रोसिन, ये पैरासीटामोल, ये बिना डॉक्टर से पूछे चल रहा है कार्यक्रम। मन बीमार है आधी से ज्यादा आबादी का, और मन का कोई इलाज नहीं, मन का इलाज अपने आप करेंगे, ये थोड़ा ना होता है। एक अच्छा काउंसलर आपके जीवन को इतना आसान बना सकता है। तो मेरा अपना अनुभव ये है कि जब मैं मिलने गया पहली बार, तो जो काउंसलर एक सीनियर महिला थी जो उसी में एक्सपर्ट थी, बहुत 1.5 से 2 घंटा बात की मुझसे, और मैं लगभग ठीक हो गया, तनाव सारा खत्म हो गया। कि जब मैंने घर पे आके रियलाइज किया, एनालाइज किया, तो उसने सिर्फ इतना किया कि 1.5 से 2 घंटे के सेशन में उसने मुश्किल से 2 से 3 मिनट तक बात की, बाकी मैं बोलता रहा। एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट केवल ये करता है कि आप किस चीज से परेशान हैं आपको बुलवा देता है, और जहां चुप होने लगेंगे ये सोच के कि बोलूं या ना बोलूं, उसमें पिन चुप हो जाएगा बस, जिससे आप और भड़क जाएं और अपने मन की बात कह लें। और जिस व्यक्ति ने 1.5-2 घंटे अपने मन की सारी बकवास कहीं कह ली, दिमाग उसका वैसे हल्का हो जाता है और उसको लगता है मैं ठीक हो गया। अच्छा काउंसलर बनना हो आपको भी, आपके फ्रेंड्स के तनाव में होंगे, कभी ना कभी छोटा भाई बहन हो सकता है, जब भी आपके आसपास कोई तनाव में हो,
केवल अच्छे लिसनर बन जाइए। और अच्छा लिसनर होने के लिए केवल इतना करना है कि सामने वाला बोलता रहे और खुद अपनी जुबान बंद रखिए और मुंडी इतना जोर जोर से हिलाइए कि उसको लगे उसकी बात सीधी आपकी आत्मा में उतर रही है। वो कुछ भी बोले कि पता क्या हुआ, बोले क्या हुआ, ऐसे करके एकदम लगे कि आप वही पढ़ेंगे, इतना इन्वॉल्व है उसके साथ। बेशक मन में आपको छोड़ चल रहा हो, 1 घंटा का मत हो, लेकिन चेहरे पर भावी हो, अच्छा अच्छा ऐसे करते रहिए। 1-1.5 घंटा उसको बोलने दीजिए। आप पाएंगे कि वो व्यक्ति 3/4 ठीक हो जाएगा उस दिन। इतना खेल है। और थोड़ी सी सही सलाह भी दे दीजिए। सही सलाह केवल लिसनर होने से नहीं आती है, उसके लिए थोड़ा सा अनुभव, थोड़ी उस तरह की पढ़ाई लिखाई हो तो चीजें आसान रहती है। इसलिए जे.एस. मिल ने कहा कि सबसे अच्छी गाइडेंस वही देगा जिसने जीवन के हर रंग को जिया हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि किस किस कंडीशन में क्या क्या स्थितियां बन सकती हैं। जिसने जीवन को एक तरफ से ही जी लिया वो क्या सलाह देगा? सलाह देने के लिए पहले आपको उन स्थितियों से गुजरना पड़ेगा ना, तब तो आप सलाह देने की स्थिति में रहेंगे। तो अगर कोई पूछे कि पर्सनल लाइफ क्राइसिस या इथिकल डायलेमा कैसे सॉल्व करें, चौथी स्ट्रेटेजी ये है कि किसी बेहतर व्यक्ति से सलाह लीजिए। और उसमें डिपेंड करता है किसी खास सिचुएशन में से कोई भी आपके लिए बेस्ट हो सकता है। जो उस सिचुएशन में बेस्ट है आपके लिए, उस व्यक्ति से परामर्श लीजिए। और परामर्श का मतलब केवल परामर्श होता है, आदेश नहीं। अंततः वही करना चाहिए जो आपको ठीक लगे। नंबर 5, जब इन चारों चीजों से भी काम ना चले या इन चारों चीजों में कॉन्ट्रडिक्शंस होने लगे, अंतिम चीज है कंशाइंस। और कंशाइंस को बोलते हैं अंतरात्मा। अंतरात्मा अंतरात्मा क्या है, थोड़ी देर में पहुंचेंगे वहां पर विस्तार में। अभी के लिए सिर्फ इतना, हमारे मन के अंदर का वो हिस्सा जो हमें नैतिक अनैतिक दुविधाओं में एक राय देता है कि ऐसा करो। तो हमारी ही चेतना का, हमारे ही मन का वो हिस्सा जो हमें नैतिक अनैतिक प्रसंगों में सलाह दे, उसे बोलते हैं अंतरात्मा। अंततः जब कोई बात समझ में ना आए, जब कोई रास्ता ना निकले इन सब रास्तों से, तो सुनिए अपनी अंतरात्मा की। कई लोगों ने बात कही है, जिन लोगों ने कही, उनमें से एक व्यक्ति का नाम साहित्य वाले और दर्शन वाले सुनते हैं जरूर, कीरकेगार्ड। हाँ, सोरेन कीरकेगार्ड नाम था। और इसी परंपरा में सार्त्र जैसे लोग हुए, उन लोगों ने भी ये बात खूब कही। मतलब बहुत लोग कहते हैं कि कोई भी निर्णय जीवन में अगर मुश्किल हो, तो जब तक आपकी अंतरात्मा उसकी तस्दीक ना कर दे, उसकी गवाही ना दे दे, तब तक उस निर्णय को अधूरा ही समझिए, गलत ही समझिए। आप उसकी स्पेलिंग को लेकर परेशान कैसे लिखेंगे? कीरकेगार्ड। मैं फिर से लिख देता हूँ लोगों को। सोरेन कीरकेगार्ड नाम है इस व्यक्ति का। जर्मनी का दार्शनिक था। 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में, हीगल के समय का आदमी है। हीगल के सामने इसने हीगल के खिलाफ इतनी अच्छी अच्छी बातें कही, पर हीगल का जलवा उस समय के दर्शन में वही था जो आज की पॉलिटिक्स में नरेंद्र मोदी का भारत में, कि विरोध की बातों पर लोग ध्यान नहीं दे रहे। इस पर ध्यान नहीं दिया किसी ने। इसके मरने के 100 साल बाद ध्यान दिया गया, और तब लोगों ने पढ़ा कि अरे यार कितना महान आदमी होकर मर भी गया 100 साल पहले, अब समझ में आ रहा है। तो जब भी अंतरात्मा का प्रसंग है ना, इनका जिक्र कर सकते हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा उसको डिफाइन किया है। स्पष्ट हुआ? तो पर्सनल लाइफ क्राइसिस, पर्सनल लाइफ एथिकल डायलेमा के सॉल्यूशन का ये तरीका है। इनमें से जो तरीका जहां सेट हो जाए उसका प्रयोग कर लीजिए। अच्छा, 1 मिनट, एक बात और करता हूं पहले मैं आपको। अंतरात्मा जो है ना, अंतरात्मा के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। यहां भी एक बात स्पष्ट कर दूं, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि अपनी अंतरात्मा को लगातार बेहतर बनाए, एनलाइटन करे, प्रबुद्ध बनाए। अपनी अंतरात्मा को प्रबुद्ध बनाते रहने की जिम्मेदारी हर व्यक्ति की है, और यह काम जीवन भर होते रहना चाहिए। असल में अंतरात्मा को लेकर बड़े अजीब अजीब सिद्धांत हैं। कुछ मूर्खों ने कहा कि अंतरात्मा ईश्वर की आवाज है। उन मूर्खों ने यहां तक कह दिया कि अंतरात्मा से सिद्ध होता है कि ईश्वर होता है। कैसे होता है? कभी तुमने अपने अंदर आवाज सुनी है कि ऐसा मत करो? हाँ सुनी है। किसकी आवाज है? तुम्हारी है? नहीं, मेरी तो नहीं है। तो किसकी है? घोड़े की भी नहीं, गधे की भी नहीं, पापा की भी नहीं, मम्मी की भी नहीं। किसकी है? किसी की नहीं। तो भगवान की है। तो जिसकी आवाज है वो तो होगा ही होगा, तो भगवान सिद्ध हो गया इससे। हमें लगता है इससे एक ही बात सिद्ध हुई कि सिद्ध करने वाला गधा है। इससे भगवान तो सिद्ध नहीं हो रहा है, इससे सिद्ध हो रहा है कि तर्क कर रहा है वो अपने आप में होमो सेपियंस के लेवल से थोड़ा सा नीचे है। तो कई मूर्खों ने ऐसे साबित किया। तो उनके जवाब में एक समझदार ने पूछा कि ये बताओ, भगवान एक है कि बहुत सारे हैं? एक है। तो भाई ये बता कि जैन साहब को मुर्गा देखते ही अंतरात्मा कहती है मत खाओ, और मुसलमान, ईसाई, सिख की अंतरात्मा कहती है खा लो। अगर अंतरात्मा भगवान की आवाज है और भगवान एक ही है, तो तुम्हारा भगवान उसके मन में कुछ और बोल रहा है, इसके मन में कुछ और बोल रहा है, कैसा भगवान है तुम्हारा? तो फिर वो बोले कि थोड़ी देर को सोच के आते हैं। फिर वो आए नहीं वापस। उसके बाद से लोग वेट कर रहे हैं कि आए और बताएं कि ऐसा भगवान क्यों करता है। तो उसके बाद से लोगों ने कहा बकवास आर्गुमेंट है, भगवान की आवाज कहां से हुई? सिगमंड फ्रॉइड ने समझाया कि भगवान की आवाज ही सुपर ईगो की आवाज है। और क्योंकि हम सबका सुपर ईगो हमारे अलग अलग वातावरण में बनता है, इसलिए हम सबके अंदर से आने वाली आवाजें भी अलग अलग होती हैं। तो जो शाकाहारी है उसके अंदर से आवाज अलग आएगी, जो मांसाहारी है उसके अंदर से आवाज अलग आएगी। सिंपल सी बात है, यही तो मसला है। आप में से जिनके घरों में पिता या माता या ग्रैंड पेरेंट्स या चाचा चाची, मान लीजिए वहां पर स्मोकिंग या ड्रिंकिंग की परंपरा चलती है, और वो मुक्त रूप में चलती है, मान लीजिए, उस व्यक्ति के लिए ड्रिंक या स्मोक करना उतनी अजीब सी बात नहीं होगी। और आप में से कुछ लोग ऐसे घरों से आए होंगे जहां इन बातों को कुफ्र माना जाता है, अपराध माना जाता है, तो उनको ये बहुत खराब सा लगेगा। तो आपकी अंतरात्मा किस मुद्दे पर जागृत होगी और कितनी इंटेंसिटी से जागृत होगी, ये आपकी परिवेश से तय हो रहा है, आपकी परिस्थितियों से तय होता है। इसलिए भगवान की आवाज तो नहीं है, कम से कम ये तो आवाज हमारी परिवेश की आवाज है। उसमें मेरी पर्सनैलिटी भी हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि मैं एक ऐसे घर से हूं जहां सब लोग एक विचार मानते हैं। मैं तो कितनी बार कहा कि मेरे घर में सब लोग आरएसएस बीजेपी वाले हैं, मैं नहीं हूं। तो परिवेश तो यहाँ पर काम नहीं कर रहा, क्योंकि मैं केवल अपने परिवार का बाई प्रोडक्ट छोड़ना हूं। मैंने और पढ़ाई लिखाई की है और दोस्त मेरे हैं, उन सबका असर भी तो है, पर वो सब भी तो मेरा परिवेश हुआ ना। मेरा परिवार ही तो मेरा परिवेश नहीं है। मेरा कॉलेज, मेरी यूनिवर्सिटी, मेरे दोस्त, मेरे स्टूडेंट्स, ये भी तो मेरा परिवेश है।
तो बहुत सारे परिवेश मिला के मेरा परिवेश बना, उस परिवेश से मेरी सुपर ईगो बनेगी, वो सुपर ईगो मुझे इथिकल डायलेमा में कुछ डायरेक्शन देगी, ये मतलब है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति की सुपर ईगो या एक व्यक्ति की अंतरात्मा जीवन भर एक जैसी कमांड देगी उसको, एक जैसे सुझाव देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप किसी व्यक्ति से बात करें नैतिक मुद्दे पर, वो किसी बात पर अड़ा हुआ है, अगर आप में परसुएड करने की क्षमता है, आप 10 मिनट के अंदर उसको परसुएड कर देंगे, उसकी अंतरात्मा अब तक जो बोल रही थी उसके विपरीत बोलना शुरू कर देगी। और इसलिए एक पढ़े लिखे, समझदार, सूक्ष्म अंतर्दृष्टि वाले विश्लेषणात्मक व्यक्ति की जो अंतरात्मा होती है, उसके निष्कर्ष किसी सामान्य व्यक्ति की अंतरात्मा के निष्कर्षों से बेहतर होते हैं। इसलिए अंतरात्मा कह रही है इसलिए सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अंतरात्मा कितनी प्रबुद्ध है, आपने अपनी अंतरात्मा को, अपने अवचेतन मन को कितना एनलाइटन किया हुआ है, ये भी तो एक बात है ना। और मैं तो आपसे खुद ही कहा, आप सिर्फ इतना सोच लीजिए कि जब आप दिल्ली आए थे पढ़ने के लिए, उस दिन आपकी अंतरात्मा कुछ मुद्दों पर जो कहती थी और आज जो कहती है उसमें अंतर है या नहीं है? अंतर है। और वो अंतर मेरे ख्याल से आप महसूस करेंगे सकारात्मक ही है ना। उससे वोट कम मिलेंगे, आपको इलेक्शन लड़ेंगे तो वोट मिलने मुश्किल हो जाएंगे, लेकिन आप ये पाएंगे कि आपके जजमेंट्स पहले से बेहतर हो रहे हैं। और जजमेंट्स बेहतर होने का मतलब क्या है कि आपकी अंतरात्मा के एनलाइटनमेंट का प्रोसेस बहुत तेज गति में इस बीच में हुआ, जो जीवन भर होते रहना चाहिए। जीवन भर बहुत तेज गति नहीं होती है, धीमी गति से होता है, लेकिन होते रहना चाहिए हमेशा, ताकि हमारे फैसले सही हो। तो जब भी अंतरात्मा की बात है तो ये बात कह दीजिएगा कि अंतरात्मा का उसे प्रबुद्ध बनाते रहना हर व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी है, जो उसे निभानी चाहिए। अब इथिकल डायलेमा अगर आपको पब्लिक सेक्टर में या सरकारी नौकरी में, पब्लिक सर्विस में आप हैं और वहां आपके सामने कोई इथिकल डायलेमा आ गया, पर्सनल लाइफ में नहीं आया है, ऑफिशियल लाइफ में आया है, आप लोक सेवक हैं, लोक सेवा में काम करते हैं और वहां आपके सामने कोई नैतिक संकट आ गया कि मैं क्या करूं। हाँ भाई बताओ, कह सकते हैं। ये सब पॉइंट्स क्रम में नहीं है, इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। वो सोशल कॉस्ट और सोशल बेनिफिट को तोल के देख लीजिए। अगर सोशल बेनिफिट सोशल कॉस्ट से ज्यादा है तो नैतिक है, ये मान के चलिए। हाँ तो आउटकम फिर तो निकालेंगे, कॉस्ट बेनिफिट से तो निकालेंगे। ईआई अगर है तो आप सॉल्व करने के प्रोसेस में ज्यादा सहज रहेंगे, ये फायदा मिलेगा। ईआई नहीं है तो बिखर सकते हैं, ईआई है तो मैनेज कर लेंगे, आराम से मैनेज कर लेंगे। तो पब्लिक सर्विस में अगर इथिकल डायलेमा आपके सामने आ जाए तो उस समय आपके सामने क्या क्या रास्ते हैं, और ये आपके पाठ्यक्रम में रास्ते लिखे हुए हैं साफ साफ, तो हम उन्हीं रास्तों की बात करेंगे। देखिए जब कभी आपके सामने पब्लिक सर्विस में या सेक्टर में डायलेमा आ जाए, वो सब रास्ते तो यहाँ भी लेके आएंगे ही आएंगे हम। कॉस्ट बेनिफिट देख लो, वैल्यू की हायरार्की देख लो, ये सब वो सब तो करेंगे, लेकिन जो पाठ्यक्रम में शब्द लिखे उसके साथ देखें। सबसे पहले देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज, इनको मैं एक साथ रख रहा हूं क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में केवल एक ही शब्द है, विधि या लॉ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन भी तो एक लॉ ही है ना, तो इसलिए हम उसी के सबसेट के तौर पे संविधान को भी रख सकते हैं। तो सबसे ऊपर रखना है कि संविधान और विधि क्या कहती है, क्योंकि आप एक देश की सरकार के नौकर हैं और सरकार जिस दस्तावेज से संचालित होती है उस दस्तावेज के प्रति आपकी निष्ठा होनी ही चाहिए, स्वाभाविक सी बात है। उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद ये हो सकता है कि जो मतलब लॉज में हम एक्ट वगैरह को लेकर चल रहे हैं, उसके बाद हो सकता है कि आप देखेंगे रूल्स और रेगुलेशंस अगर हैं तो वो क्या कहते हैं। आपके पाठ्यक्रम में 4 ही शब्द हैं, लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस और कंसाइंस, और हम थोड़ा सा और इसके बारे में सोचें तो बना सकते हैं। अब जैसे रूल्स रेगुलेशंस में क्या होता है, अगर हम इसी के कुछ और पक्ष देख लें तो इसी में आप 2 एग्जांपल ले लीजिए, एक है कोड ऑफ एथिक्स, एक है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट, इनको भी रूल्स रेगुलेशंस का ही हिस्सा मानकर हम काम चला सकते हैं। तो नंबर 3 पर अगर आप इसको मान लें या 2 का हिस्सा मान लें, एक ही बात है, क्योंकि रूल्स का ही पार्ट है, उसको अलग से मानने को मतलब है भी नहीं। इसके बाद एक तरीका होता है सरकार में कि जब भी कोई नैतिक दुविधा है तो आप देखिए कि क्या पहले ऐसा कभी हुआ है, और यदि हुआ है तो उसको बोलते हैं प्रीसीडेंट। प्रेसिडेंट नहीं, प्रीसीडेंट, PRECEDENT, प्रीसीडेंट। और प्रीसीडेंट के लिए हिंदी शब्द है पूर्व उदाहरण या पूर्वोदाहरण। आप ये देख सकते हैं कि क्या कोई ऐसा पूर्व उदाहरण हमारे पास मौजूद है या नहीं है। फिर ये भी हो सकता है कि आप एथिकल गाइडेंस लें, और दरअसल एथिकल गाइडेंस तो इन सबसे मिल रही है, मैं तो सीधे काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ, सलाह की बात कर रहा हूँ। तो गाइडेंस को यहाँ सलाह के रूप में लें, मार्गदर्शन तो ऊपर की चीजों से भी हो रहा है। सलाह किससे लेंगे, सरकारी नौकरी के सरकारी मसलों में क्या पापा से सलाह लेंगे, मम्मी मैं फंस गई हूँ, बताओ मम्मी मैं क्या करूँ इसमें, तो मम्मी तो वहाँ काम नहीं आएंगे, तो वहाँ ले सकते हैं सीनियर से ले सकते हैं, या जो आपके इक्विवेलेंट हैं, जो कलीग्स हैं, कि आपके बैच का ऑफिसर है, किसी और जिले में कलेक्टर है, आप किसी और जिले में, आपने उसको फोन किया, भाई ये मामला फंस गया है, क्या तेरे सामने फंसा है, वो क्या रोज ही फंसता है हमारे सामने, तो 2500 बार कर चुके हैं, तो आप पूछें क्या करते हो, और कुछ नहीं करते, यही समाधान है इसका, चुपचाप निकल लो, बात ही मत करो इसके बारे में, लिखो ही मत, निकल लो साइड से। आपने पक्का, और पक्का आप भी निकल गए, सलाह मिल गई। तो कलीग हो सकता है, सीनियर हो सकता है, कई मामलों में जूनियर से बहुत काम के होते हैं, सबऑर्डिनेट्स। असल में आईएएस के साथ एक बड़ी दिक्कत पता है, जैसे एक ऑफिस में मान लीजिए 50 लोग काम कर रहे हैं, और आईएएस क्या होता है, ये 50 लोग काम कर रहे हैं 5-5 साल से, 4-4 साल से, इनको ऑफिस की एक चीज का आइडिया है, ऊपर एक सिंहासन रखा हुआ है, आईएएस आया, पैराशूट सीधा यहाँ कूदा, और ये लोग यहाँ लगातार काम कर रहे थे, इनको एक ही चीज का अंदाजा है कैसे काम होता है। सरकार आईएएस तो चलाते नहीं है, आईएएस चलाते हुए दिखते हैं बेसिकली, सरकार तो यहाँ चलती है।
और शायद आपको भी जीवन में कभी ऐसा रियलाइज हो, मुझे इस बीच में एक दो बार ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि अगर आप किसी बड़े अधिकारी को जानते हैं और कोई आपका काम फंस गया है तो उससे बात मत कीजिए, काम बिगड़ जाएगा, होगा नहीं। विशेष रूप से तब जबकि आपने नीचे के स्तर पे काम की शुरुआत कर दी थी। अगर की ही नहीं थी तो आप उसको फोन करो, ये किसी को बुला के हड़का देगा, काम हो जाएगा। आपने काम की शुरुआत इस स्तर पे कर दी थी, एक फाइल जमा कर दी, आपने कहा ये काम करना है। बाबू ने कहा जी ऐसे नहीं होता, इसमें कुछ गुलाबी कागज चाहिए होते हैं, एकदम प्रेस किए हुए सुंदर सुंदर कागज चाहिए होते हैं। आपने कहा मैं तो बहुत ईमानदार हूँ, भारत माता की कसम, मैं तो भ्रष्टाचार करता ही नहीं। तो बोले फिर आप फाइल पास करवा लो अपनी, करवाओ। और आपने कहा बस अब तो जो हो जाए ईमानदारी से ही काम करना है। आपने जुगाड़ सेट करके हेलीकॉप्टर से जो है सर इसको बुलाया, पैराशूट वाले आदमी को, इसके पास गए और आपने कहा सर ऐसे हो रहा है, आपके ऑफिस में ऐसे हो रहा है सर, देखिए आपके होते हुए आपका इतना नाम है, ये है वो है। ये आईएएस मरते मर जाएगा, काम करवा नहीं पाएगा। आपको अजीब सा लग रहा होगा, मतलब अगर ये अपने उसी पे ले लेके मैं मर जाऊंगा तो वो काम करवा ही देगा, ऐसा भी नहीं है, लेकिन आमतौर पर ये काम करवा नहीं पाएगा क्योंकि ये इसको बुलाएगा, पहली बात तो इसको बुलाएगा नहीं, इसकी शान कम हो जाएगी। ये तो इसको बुलाएगा, ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास, इसके पास, इसके पास, ऐसे ऐसे जाएगा मामला। थ्रू प्रॉपर चैनल बोलते हैं इसको, प्रॉपर चैनल से जाना चाहिए। आईएएस किसी छोटे कर्मचारी को बुलाएगा, उसकी शान क्या रहेगी उसके बाद, फिर वो नहीं बुलाता ऐसे, पूरे रास्ते से जाता है। यहाँ ये जो बोलते हैं, यहाँ बोलते बोलते बात चेंज हो जाती है, मर्डर की जगह टूथपेस्ट हो जाता है। ध्यान है ना वो वाली कहानी आप लोग। तो आप जो कह के आए थे और जो पहुंचा वहां तक वही अलग हो गया। फिर आप 20 दिन बाद फिर गए, आपने आईएएस कलेक्टर से कहा सर देखिए 20 दिन से वेट कर रहा हूँ, इतना नाम है आपका, ये है वो है। उसके बाद सर को मैं देखता हूँ, फिर बुलाया उसको सीनियर को, फिर बात ऐसे ऐसे पहुंचते पहुंचते 7 दिन में पहुंची नीचे, 7 दिन में ऊपर आई, बात बदल चुकी थी। अगली बार तो कलेक्टर गुस्सा आ गया, उसने सीधे इसको बुला लिया, अपने सामने बुला लिया कि काम क्यों नहीं किया ये। अब ईमानदारी की बात है कि अगर समझदार आदमी है ना, ये काम करने का निर्देश जितनी बार देगा, इसके पास हर बार काम ना करने के 4 कारण तैयार रहेंगे, हर बार तैयार रहेंगे। और कारण ऐसे होंगे कि कलेक्टर चुप हो जाएगा हमेशा। कई कलेक्टर ऐसे करते हैं, बहुत समझदार होते हैं, सीएम भी हमसे भी मैनेज कर लेते हैं। अंत में स्मार्टनेस ही काम आएगी, इमोशनल इंटेलिजेंस ही काम आएगी, भाई कुछ काम नहीं आने वाला है। राजस्थान में कलेक्टर कैसे मैनेज करता है समझा, बड़ा अच्छा एग्जांपल है, आप सर्विस में जाएंगे ना, अप्लाई कीजिएगा इसको। सीएम से मैनेज कर लेता है, सीएम उसका बहुत मतलब सीएम के फेवरेट्स में से एक है। ईमानदार भी ऊपर से, मैंने कहा कैसे मैनेज करते हो ईमानदारी प्लस सीएम के साथ इतना अच्छा संबंध। तो उससे एक एग्जांपल देकर समझा दिया। बोले कई बार क्या होता है कि सीएम का फोन आता है सीधे, हमारे जिले का मामला होगा तो भाई XYZ ये काम करना है, कुछ नहीं करना। हमें ये समझ में आना चाहिए कि इस टाइम सीएम के सामने कोई आदमी बैठा हुआ है, पार्टी का नेता साथ में बैठा होगा, उस पर प्रभाव जमाना है सीएम को, तो सीएम ने फोन किया है। अच्छा अधिकारी वो है जो सीएम को हमेशा हाँ बोले। जैसे आप ना बोलेंगे ना, सीएम को लगता है कैसा अधिकारी है, मैं कह रहा हूं तो भी नहीं कर रहा है। तो बोला पहली कसौटी है हमेशा हाँ बोलो, ना बोलना ही नहीं। सीएम ने कहा ये काम हो जाएगा, हाँ सर, कब तक हो जाएगा सर, जब कहें कर लोगे, हाँ सर जल्दी से करो, जी सर खत्म, हाँ सर, जी सर, हाँ सर, हाँ सर हो जाएगा सर, आज खत्म, फोन रख दो। सीएम ने उससे कहा मैंने बोल दिया हो जाएगा, वो भी खुश हो गया, चला गया। अब इसको पता है कलेक्टर को कि सीएम के पास आदमी जीवन में एक आध बार तो पहुंच जाता है, हर बार नहीं पहुंच सकता। एक बार चला गया, अब तो अगली बार 1 साल बाद ही पहुंच पाएगा। ये काम हम नहीं करते कुछ भी। अब सीएम को याद भी नहीं रहता, कितना याद रहेगा सीएम को भी, ऐसे 50 काम रोज होते हैं, कितने याद रहेंगे, कोई काम याद नहीं रहता। ये भी अपनी छवि क्यों खराब करे सीएम के साथ, हाँ सर करता रहता है। मान लीजिए कि 20-25 दिन बाद वो रसूख वाला आदमी फिर से पहुंचा सीएम के पास और कहा कि हुजूर आपने कहा था, आपके कलेक्टर ने काम करने से मना कर दिया, आपका सम्मान नहीं करता कलेक्टर आपका। तो सीएम का लगाओ, फोन लगाओ जरा, असिस्टेंट से फोन लगवाएगा। अब उस पर इंप्रेशन झाड़ने के लिए सीएम क्या बोलेगा, डांट के बोलेगा तुझे काम कहा था क्यों नहीं किया। अब इसको समझ गया कि ये रसूख वाला आदमी है, दूसरी बार भी मिल लिया है पर तीसरी बार ये भी नहीं मिल पाएगा, उसको पता है। तो वो क्या कह रहा है कि सर कुछ ऐसी बात है कि फोन पे बोलूंगा ना सर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आजकल सर रिकॉर्डिंग हो जाती है, तो कुछ पर्सनल बात है, आपके लिए नुकसान की बात है इसमें। सीएम का बोलता अच्छा आके मिलना मुझे अच्छा आके मिलना मुझे, इतना बोल दिया। अब सीएम और प्रभावित हो गया, कितना ध्यान रखता है मेरा सीएम, या कोई भी हम कोई भी मिनिस्टर हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। अब अगली बार कहाँ सीएम को याद, कहाँ इसको याद, कोई नहीं मिलेगा। 1-2 महीने बाद किसी मीटिंग में, कलेक्टर की मीटिंग में बैठा हुआ है, सीएम में बैठा है, सीएम को याद आ गया अचानक, अलग से बुला के पूछा वो काम हुआ है नहीं हुआ। उसने कहा सर उसमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट फंस रहे हैं जिसमें आपका नाम आ सकता है, वो जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं जानबूझ के काम करवा रहे ताकि इलेक्शन में इसका दुष्प्रचार करें आपके खिलाफ। जब मुझे ये रिपोर्ट मिली तो मैं रुक गया, आप कहें तो मैं कर देता हूँ, काम तो आधे घंटे का है, पर मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो आदमी है ये भी आपका नहीं है सर, गड़बड़ कर रहा है आपके साथ। बाकी सर आप कहें तो मैं ही करवा देता हूँ। कोई सीएम कहेगा करने के लिए, सीएम कहता है कि करो मत, आए तो प्यार से बात कर लेना उससे, उसको लगे कि मैंने कहा है, हाँ सर आप चिंता मत कीजिए। अब वो आदमी जाएगा कि सीएम ने भेजा, अरे आइए तो बड़े अच्छे, शरबत पीजिए, खूब बात करके फिर काम नहीं करेगा, कहेगा मेरा काम देखते हैं सर, थोड़ा टाइम लगेगा, दिक्कत है थोड़ी सी, देखते हैं। सीएम से कह दूंगा हाँ सर कह दीजिए देख लेंगे। ये होती है इमोशनल इंटेलिजेंस, ऐसे मैनेज होती है सरकार। ये तो कागजी बातें हैं कि सीएम ने कहा हो गया। अब ये आदमी मर जाएगा, इससे काम नहीं करवा पाएगा, इसके पास हर बार 4 बहाने हैं कि काम क्यों नहीं होना चाहिए, और इतने अच्छे बहाने बताएगा कि इसको लगेगा कि ये इसी की वजह से बचा हुआ है अधिकारी, क्यों काम करवाएगा। अंततः गांधी जी ही काम आएंगे, या अगर आपको सहयोग से नीचे वाला जानता है तो ये भगवान है, ये तो ब्रह्म है, इनको तो पता ही नहीं कि दुनिया में क्या चल रहा है, ये है इसमें। और प्रशासन की दुनिया में ये बहुत बड़ा सच है कि
जो नीचे के कर्मचारी हैं, अगर आपने बॉस बन के उनसे ट्रीटमेंट किया तो आप अपने ही ऑफिस में काम नहीं करवा पाएंगे, वो इतने अड़ंगे बीच में लगा देंगे कि मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो नए नए कलेक्टर होते हैं ना, कई बार उनके खिलाफ विद्रोह हो जाता है। मतलब ऑफिसर खुल के विद्रोह नहीं कर सकते, सर्विस रूल्स के खिलाफ है, लेकिन अंदर ही अंदर विद्रोह ऐसा होता है कि सब लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाते हैं उसके बाद कलेक्टर के खिलाफ, कि काम करते हुए देखेंगे, सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेंगे किसी काम में, और फिर कलेक्टर को अंत में समझ में आता है कि इससे बात नहीं बनेगी, कुछ और देखना पड़ेगा। अंतिम है इसमें भी कंशाइंस। आपके पाठ्यक्रम में 4 ही चीजें हैं, लेकिन अगर आपसे पूछे तो आप 5-6 का जिक्र कीजिएगा कि जब भी पब्लिक सर्विसेज में डायलेमा हो तो इन रास्तों पर चलना चाहिए, और इन सबकी हिरार्की है, इस हिरार्की के ऑर्डर में ही लिखा है। कंशाइंस का प्रयोग एकदम अंत में करना है जब कोई रास्ता ना हो, ये नहीं कि शुरुआती वहां से हो रही है, संविधान में जो भाड़ में जा, मेरी कंशाइंस नहीं कह रही तो मैं कैसे कह दूं, तो मैं कंशाइंस से ही मैं सरकारी सेवक हूं, सीए का विरोध करूंगा क्योंकि मेरी कंशाइंस कह रही है। ऐसे नहीं होता है, संविधान भी एक चीज होती है, लॉ भी होता है, एक्ट भी होता है। और एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि यदि आप सिविल सर्वेंट हैं और कोई ऐसा कानून बना जो आपकी अंतरात्मा के विरुद्ध है तो आपको क्या करना चाहिए। तो उसमें भी 4-5 स्टेप्स होते हैं कि आप ये करें, ये करें, ये करें, ये करें, ना ठीक लगे तो इस्तीफा दें, जैसे कन्नन ने दिया है अभी, ठीक है, अच्छा है। अगर किसी को सरकार में विश्वास ही खत्म हो जाए तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा देने के बाद वो एक सामान्य नागरिक है, फिर उसको नागरिक के पास जितने अधिकार है सारे अधिकार है उसके बाद, लेकिन जब तक आप सिविल सेवक हैं तब तक आपके अधिकार नागरिकों से कम है, और इसलिए उससे ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। अब इसमें एक शब्द छूट गया है, वो शब्द है केस लॉ। केस लॉ, केस लॉ क्या होता है? केस लॉ का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने यदि किसी केस के जजमेंट में किसी संवैधानिक प्रावधान या किसी एक्ट की व्याख्या की है तो वो व्याख्या ही संविधान या उस एक्ट का सही मतलब माना जाता है। दूसरा, यदि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने किसी फैसले में कोई ऐसा नियम बना दिया जो किसी एक्ट में लिखा हुआ नहीं था तो वो भी लॉ की तरह से ट्रीट किया जाता है। तो ऐसे कानून जो पार्लियामेंट या विधायिका ने नहीं बनाए, जो जुडिशियल ने बना दिए हैं, तो केस लॉ या जज मेड लॉ दोनों का एक ही मतलब है, जज द्वारा निर्मित कानून, तो वो भी हम इसी स्तर पर रखेंगे। तो केस लॉ जो है वो इक्विवेलेंट है लॉज के। तो कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या है तो कॉन्स्टिट्यूशन के बराबर है, किसी एक्ट की व्याख्या है तो एक्ट के बराबर है। तो कानून चाहे विधायिका ने बनाया हो चाहे जुडिशरी ने, उसकी वैल्यू सेम रहेगी। तो अगर इनमें से कोई भी शब्द है तो इस हिरार्की में रखें। तो जब भी एथिकल डायलेमा आएगा सरकारी नौकरी में, इस हिरार्की में काम करना है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन और किसी लॉ में, एक्ट में कॉन्ट्राडिक्शन हो तो किसको मानेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन को। आपने वो पढ़ा हुआ है, मूल अधिकारों के संदर्भ में कुछ डॉक्ट्रिन्स आती हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट की डॉक्ट्रिन्स हैं। जैसे एक डॉक्ट्रिन होती है जो ग्रहण का सिद्धांत बोलते हैं, आच्छादन का सिद्धांत, क्या है अंग्रेजी में? डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। हाँ, और एक होता है सेवरेबिलिटी होता है, जिसको पृथक्करणीयता का सिद्धांत कहते हैं। ये सारी जो डॉक्ट्रिन्स हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट की सारी डॉक्ट्रिन्स आमतौर पर 2 ही मामलों में आई हैं। या तो आई है आर्टिकल 12 की व्याख्या करते हुए, आर्टिकल 13 की व्याख्या करते हुए, और दूसरी वो सारी डॉक्ट्रिन्स आती है जब सेंटर स्टेट रिलेशंस की व्याख्याएं आती हैं, वहाँ उन्हें बहुत सारी डॉक्ट्रिन्स बनानी पड़ती हैं, और कुछ है कॉमन, जैसे पिच एंड सब्सटेंस, वहाँ भी काम आती है, यहाँ भी काम आती है। तो हमारे संविधान का सिंपल सा फार्मूला है, आर्टिकल 13 में एकदम साफ लिखा हुआ है, और वो ये है, जिसका सरल भाषा में सार ये है कि यदि कोई भी कानून और व्याख्या में जाए तो चाहे वो संविधान लागू होने से पहले का हो चाहे बाद का हो, अगर वो मूल अधिकारों वाले भाग 3 के किसी प्रावधान से असंगत है तो जितनी मात्रा में असंगत है उतनी मात्रा में शून्य हो जाएगा। एकदम सिंपल है। अभी जितनी मात्रा में असंगत है, इसी को सुप्रीम कोर्ट ने सेवरेबिलिटी कह के समझा दिया कि अगर एक कानून है जिसमें 10 प्रावधान है, उनमें से 2 असंगत है तो 2 ही खत्म होंगे, बाकी 8 जिंदा रहेंगे। फिर ग्रहण का सिद्धांत दे दिया कि मान लो एक कानून था, लॉ था, एक फंडामेंटल राइट बना, उस राइट से कॉन्ट्राडिक्शन है, ये लॉ खत्म हो गया, और 5 साल बाद क्या हुआ? संविधान में संशोधन हुआ, फंडामेंटल राइट ही खत्म हो गया। अब क्या होगा? अब ये लॉ अपने आप जिंदा हो जाएगा, उसको फिर से करना नहीं होगा। एक्लिप्स है, ग्रहण है, जैसे सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, कुछ देर के लिए छिप गया था, वापस अपने आप आ जाएगा, उसको फिर से इनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस वजह से वो ढका था, जब वो वजह ही खत्म हो गई तो फिर उसको अलग से इनेक्ट करने की जरूरत क्या है? हिरार्की समझ में आ गई। अब हमें करना यह है कि इस हिरार्की में एक एक चीज को विस्तार में, जैसे लॉ है तो लॉ पे कुछ प्रश्न आ सकते हैं, वहां से शुरू करेंगे। चलिए अब आइए लॉ पर, कानून। एक सिविल सेवक को कानून के संदर्भ में क्या दृष्टिकोण रखना चाहिए डायलेमा सॉल्व करने में, और यदि कानून को लेकर डायलेमा हो जाए तो उसका स्टैंड क्या होना चाहिए? इस कानून के बारे में जो 5-6 प्रश्न पूछ सकते हैं। अच्छा, प्रेसिडेंट एक शब्द है, सर समझ रहे ना उसका? इस मतलब किसी ना किसी फाइल में वैसा मैटर पहले आया होगा, उसको देख के आप फैसला कर लें। नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत क्या क्या हैं, हम उस पर चल रहे हैं। तो एक शब्द नोट कर लें, सोर्सेज ऑफ एथिकल गाइडेंस। आपके नोट्स में यही शब्द लिखा हुआ है, सोर्सेज ऑफ एथिकल गाइडेंस का सिंपल सा मतलब है कि एथिकल डायलेमा आने पर किन स्रोतों से मदद लेनी है। ठीक, यदि कोई पूछे कि एथिकल गाइडेंस के सोर्स क्या है, तो मैंने आपसे पहले ही कहा, एक तरफ लिखो पर्सनल लाइफ या पर्सनल डायलेमा, और दूसरी तरफ पब्लिक लाइफ हो गई, और जो अभी पिछला चित्र बनाया था इसके नीचे वही बन जाएगा। पर्सनल लाइफ में क्या हो जाएगा? कुछ सिद्धांत हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, व्यापक हित को महत्व दीजिए, वैल्यू हिरार्की बना लीजिए, किसी से सलाह ले लीजिए, काउंसलर से सलाह लीजिए, और अंत में कंसाइंस। और पब्लिक सर्विस में क्या क्या हो जाएगा? संविधान, कानून, रूल्स, रेगुलेशंस, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, प्रेसिडेंट,
अंत में कंसाइंस, या पहले सलाह कुछ लोगों से ले सकते हैं। तो जब भी पूछे एथिकल गाइडेंस के सोर्सेज क्या हैं पब्लिक लाइफ में, हम उसी में से पहले के रूप में पढ़ रहे हैं कानून को। ये लिंक समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। तो सबसे पहले लॉ के बारे में एक शब्द ये कि ये क्या है और इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। कुछ तो लॉ होते हैं जो फिजिक्स के लॉज हैं, केमिस्ट्री के लॉ हैं, पर यहाँ तो लॉ वो नहीं है। तो सबसे पहली बात, कोई आपसे पूछे कानून का अर्थ क्या है और फिर कानून के प्रकार कौन कौन से हैं, उसके बाद से इथिक्स के प्रश्न आने शुरू हो जाएंगे कि उनको डील कैसे करना है किसी खास सिचुएशन में। कानून का अर्थ क्या है? वह अच्छा नियम, ऐसा बोलेंगे, या अच्छा बुरा शब्द नहीं आना चाहिए इसमें? नहीं आना चाहिए ना। कानून हमेशा अच्छा होता है या बुरा हो सकता है? हो सकता है। ठीक है। तो कानून को बहुत सिंपल परिभाषा 4-5 शब्द देंगे तो क्या होगी? राज्य द्वारा निर्धारित नियमों को कानून कहते हैं। सो सिंपल। राज्य, या राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश या बिहार? आर्टिकल 12, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आर्टिकल 12 में जो राज्य का मतलब है उसी सेंस में राज्य द्वारा निर्धारित नियमों को कानून कहते हैं। सिंपल है भाई। सारे संगठन हैं, पॉलिटिकल संगठन है, सोशल है, रिलीजियस है, इकोनॉमिक है। लास्ट की बड़ी अच्छी बात है कि पॉलिटिकल सिस्टम बाकी सिस्टम से महत्वपूर्ण इसीलिए है कि वो अकेला है जो बाकी सबके लिए कानून बना सकता है और फिजिकल पनिशमेंट दे सकता है। बाकी किसी ऑर्गन के पास ये शक्ति नहीं है। यानी कि राज्य सोसाइटी पर हावी होने वाला कानून बना सकता है, पर सोसाइटी राज्य पर हावी होने वाला नियम नहीं बना सकती है। अगर एक सिंपल सिस्टम में चल रहे हैं, सिविलाइज सोसाइटी में है, तो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स राज्य को कंट्रोल नहीं करेगी, राज्य इकोनॉमिक्स को कंट्रोल करने के कानून बना सकता है। तो कानून बनाने की शक्ति है जो राज्य को राज्य बनाती है। अब इसके प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं? तो कुछ लोग कहते हैं इसके मूल रूप से 2 प्रकार हैं। एक शब्द चलता है, बहुत प्रसिद्ध है, नेचर्स लॉ, प्राकृतिक विधि। नेचर्स लॉ, प्राकृतिक या नैसर्गिक विधि कहते हैं, और थोड़ा उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल करें तो फिल्म का नाम है कुदरत का कानून। सुने आपने? कुदरत का कानून। तो एक तो है नेचर्स लॉ, इसी को नेचुरल लॉ भी कह सकते हैं। जब हम कानून के 2 हिस्से करते हैं और एक तरफ नेचर्स लॉ रखते हैं तो उसका विपरीत जो होता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव लॉ। पॉजिटिव लॉ के लिए हिंदी में शब्द सकारात्मक विधि ही चलता है, और इस सिद्धांत का समर्थन जिस व्यक्ति ने बहुत ज्यादा किया, आपने ऑस्टिन का नाम सुना है? एक है ना, ये शब्द जो है मुख्य रूप से ऑस्टिन के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। ऑस्टिन को पॉजिटिव लीगल जूरिस्प्रूडेंस के सिद्धांत का सबसे बड़ा समर्थक माना गया है। तो 2 शब्द हो गए, एक है प्राकृतिक विधि और एक है मानवीय विधि या सकारात्मक विधि। प्राकृतिक विधि का मतलब यह होता है कि वो कानून जो प्रकृति ने ही बना दिए हैं, प्रकृति के कानून। अच्छा, आप ये बताएंगे अगर प्रकृति ने कानून बनाया और दिल्ली विधानसभा ने बनाया, इनमें से ज्यादा ताकतवर कौन सा है? तो किसी भी विधानसभा या लोकसभा की तुलना में, संसद की तुलना में ज्यादा ताकतवर प्रकृति का कानून है। इसलिए दुनिया भर के सिस्टम्स में एक बात की सहमति है कि प्रकृति के कानून के विरुद्ध कोई कानून नहीं बनना चाहिए। पर प्रकृति ने जो दुष्टता की वो ये कि लिख के बताया नहीं कौन सा कानून है। कैसे समझे फिर? प्रकृति के कानून को समझना पड़ता है, अनुमान करना पड़ता है उसका, और अनुमान करने के 2 तरीके हैं। पहला, जिनके पास है बुद्धि, वो बुद्धि से कर सकते हैं। बुद्धि सबके पास होती तो इतना पढ़ना क्यों पड़ता? क्योंकि समाज में ज्यादा लोग कौन हैं? भोंदू हैं। तो भोंदुओं के महानगर में कैसे काम चलाएं? जो धर्म ग्रंथ हैं, धार्मिक लोग मानते हैं कि धर्म ग्रंथ प्रकृति के कानूनों का सही विश्लेषण करने वाले ग्रंथ हैं, इसलिए जिसको ईश्वरीय विधि कहते हैं, डिवाइन लॉ कहते हैं। तो धर्म ग्रंथ इसी के लिए शब्द बोलते हैं डिवाइन लॉ, ईश्वरीय विधि, दैवीय विधि। तो ईश्वरीय विधि कुछ नहीं है, प्राकृतिक विधि का ही धार्मिक नाम है। धर्म के लोग प्राकृतिक विधि को ईश्वरीय विधि या दैवीय विधि कहते हैं। स्पष्ट हुआ यहां तक? और जो वैज्ञानिक लोग हैं वो कहते हैं कि ना भाई, धर्म ग्रंथों से नहीं पढ़ेंगे, हम तो बुद्धि से पढ़ेंगे। तो वैज्ञानिक लोग इसको प्राकृतिक विधि कहना पसंद करते हैं, तार्किक लोग इसको प्राकृतिक विधि कहेंगे, न कि धार्मिक विधि कहेंगे। यहां तक स्पष्ट हुआ? और ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि प्राकृतिक विधि सर्वोच्च है। देखो इसका एग्जाम्पल समझो क्या है। इंग्लैंड का सिस्टम एक तरफ, अमेरिका भारत का सिस्टम एक तरफ है। मैं थोड़ा सा बीच में संविधान पॉलिटिकल डिस्कशन करता हूँ, दिक्कत तो आपको नहीं, दुविधा तो नहीं होगी ना, क्योंकि इसमें तुलना करने में थोड़ा बात समझना आसान हो जाएगा। अमेरिका में जुडिशरी की ताकत बहुत ज्यादा है और भारत में भी जुडिशरी बहुत ताकतवर है। इन दोनों के ताकतवर होने की बड़ी वजह यह है कि दोनों देशों में लिखित संविधान है और दोनों किसी न किसी मात्रा में संघात्मक संविधान है। संघात्मक संविधान में सुप्रीम कोर्ट का ताकतवर होना स्वाभाविक है, उसके बिना काम नहीं चलता है। इंग्लैंड का सिस्टम क्या है? वो यूनियन है, वो छोटा देश है, इसलिए वहां संघवाद का मसला ही नहीं है कि बहुत सारे संघ राज्य हैं मिलकर संघ बनाएंगे। तो एक ही साम्राज्य था, एक ही देश था। अब यूनियन में संविधान लिखित हो, ये आमतौर पर नहीं होता, इसकी जरूरत नहीं होती है, अनावश्यक है। तो इंग्लैंड का संविधान लिखित है भी नहीं, लिखित तो है, मतलब उसकी बाइंडिंग नहीं करवाई उन लोगों ने, बाइंडिंग नहीं करवा रखी, बाकी तो लिखित ही है।
अलग अलग एक्ट हैं, वो सारे मिलकर संविधान बन जाता है। इंग्लैंड में ऑस्टिन के जमाने में एक सिद्धांत चला पॉजिटिव लॉ। आपको पता है 1688 में जो क्रांति हुई वहां पर, उसके बाद धीरे धीरे ये सहमति बनती गई जो पार्लियामेंट है वो बहुत ताकतवर है। हाउस ऑफ कॉमन्स को ताकत कम मिली धीरे धीरे, अंततः उसने हाउस ऑफ लॉर्ड्स को हरा दिया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स तो जमींदार लोग थे, हाउस ऑफ कॉमन्स आम लोग थे, और अंततः यह स्थिति बन गई कि इंग्लैंड में सबसे ज्यादा ताकत केवल हाउस ऑफ कॉमन्स के हाथ में, बाकी सब कठपुतलियां वहां पर है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स कठपुतली, जो क्राउन है कठपुतली नंबर 2, जुडिशरी कठपुतली नंबर 3, पूरी ताकत वहां की लोकसभा के पास है, हाउस ऑफ कॉमन्स के पास है। और एक सिद्धांत चलता है वहां, वो सिद्धांत ये है कि जो काम प्राकृतिक रूप से संभव नहीं है उन्हें छोड़ के इंग्लैंड की हाउस ऑफ कॉमन्स कुछ भी कर सकती है। इस बात को मुहावरे की भाषा में जब कहते हैं तो हाउस ऑफ कॉमन्स केवल एक काम नहीं कर सकती, वो औरत को आदमी नहीं बना सकती, आदमी को औरत नहीं बना सकती, बाकी हाउस ऑफ कॉमन्स कुछ भी कर सकती है। ये कहावत है, प्रसिद्ध कहावत है। क्योंकि अगर हाउस ऑफ कॉमन्स ने एक बिल पास कर दिया और बिल में लिखा है कि आज शाम को 4 बजे टेम्स नदी के किनारे जो राजा है और राजा का पूरा परिवार है उसको एक साथ नदी में डुबाया जाएगा, और बिल पास कर दिया, ये बिल पास हो जाएगा क्राउन के पास, रानी साहिबा के पास। रानी साहिबा के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि इसमें साइन करें। भारत में फिर भी जो रबड़ स्टैंप है हमारी, पुनर्विचार के लिए भेज सकती है एक बार, वहां तो पुनर्विचार का भी ऑप्शन नहीं है, साइन ही करना है, साइन करना है और तैयार हो जाना है शाम को डूबने के लिए, ये स्थिति है। लेकिन इसका मतलब ये हो कि इंग्लैंड में पॉजिटिव लॉ यानी संसद का कानून सबसे ऊंचा है। इसके बावजूद लास्की ने एक सवाल खड़ा किया, और लास्की ने चैलेंज किया ब्रिटिश पार्लियामेंट को कि अगर तुम्हें दम हो तो एक कानून बनाओ कि इंग्लैंड के चुनावों में जो एंग्लिकन चर्च को मानने वाले लोग हैं उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा, तुम ये कानून पास करके दिखाओ जरा। और या फिर एक काम करो, एक कानून पास करके दिखाओ कि अब से इंग्लैंड में सांस वही ले सकेंगे जिनको सरकार से लाइसेंस मिलेगा। सांस लेने का अधिकार किसी राज्य ने दिया है या प्रकृति ने दिया है? प्रकृति ने। तो कोई राज्य कितना ही माई का लाल हो, उसमें यह हिम्मत नहीं है कि वो हमसे वो अधिकार छीन सके। समस्या सिर्फ यह है कि प्रकृति ने कौन कौन से अधिकार दिए इस पर डाउट है। सांस लेने का अधिकार तो पता लगता है, ये तो प्राकृतिक है ही। भोजन का अधिकार, पानी का अधिकार प्राकृतिक है, समझ में आता है। इंटरप्रिटेशंस बहुत दूर तक चली जाती हैं, जैसे स्वाधीनता का अधिकार, समानता का अधिकार, रोजगार का अधिकार। कुछ लोग बोलते हैं कि ये भी प्रकृति ने दिए हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं दिए हैं। इस पर डिबेट है। लेकिन जब भी डिबेट हो, 2 तरीके हैं, या तो रामचरितमानस खोल के बैठ जाइए और उसमें नंबर गेम खेलिए पहले पेज पे, उससे पता लगा लीजिए, और नहीं तो एक तरीका है तर्क से सोचिए कि प्रकृति की योजना क्या रही होगी और प्रकृति हमारे साथ क्या ट्रीटमेंट करना चाहती होगी, तार्किक अनुमान कर लें। तो अच्छे और सभ्य देशों में प्राकृतिक विधि को हमेशा ऊंचा माना जाता है, किंतु प्राकृतिक विधि की व्याख्या धर्म से नहीं बल्कि मानवीय बुद्धि से, मानवीय तर्क से की जाती है। उसके बाद आता है पॉजिटिव लॉ, जिसमें फिर बहुत सारी रेंज आएगी, उसको हम कल पढ़ते हैं।